ओम स्वाहा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। क्योंकि आज गायत्री जयंती है तो हम सब प्रार्थना करें। आज दो पर्व है, एक गंगा दशहरा और दूसरा गायत्री जयंती। दोनों एक ही दिन ज्येष्ठ सीता पक्षे दशम्यां तिथौ गंगे व तरणम गायत्री जयंती। ये दोनों को एक साथ हुआ था। भूलोक को तारने वाली गंगा और अध्यात्म की गंगोत्री है गायत्री। तो ये दोनों हमें पवित्र करती हैं। भगीरथ का तप, प्रचंड तप किया था। समझिए, एक अकेला व्यक्ति तप करके स्वर्ग लोक की गंगा को धरती पर उतारना। 60,000 वंशज सगर के उसी में फंस गए, नहीं ला पाए। तो गंगा का अवतरण है, इसमें बताया गया है कि विष्णु पादाब्ज संभूत है। विष्णु के चरणों से निकली गंगे त्रिपथ गामिनी। त्रिपथ ज्ञान कर्म और भक्ति तीनों का उसमें एक अर्थ है कहीं। और स्वर्गलोक भी लोग, पाताल लोग, क्योंकि धरती पर हुई तो पानी नीचे गया एब्जर्व करके, तो जमीन के भीतर भी उसका चला गया है तेज। तो उसमें हम लोग ये देखे हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तिब्बत का। इसमें फिर विष्णु क्या है, लग रहा है ना कि विष्णु के कोई यदि हम व्यक्ति वाची मान लें, कोई व्यक्ति है उसके चरण से निकल रहा है पानी, यह है कि अलंकारिक व्याख्या। सूर्यो वही विष्णु, सूर्य को ही विष्णु कहा गया। सविता, सविता का स्थूल स्वरूप सूर्य का निराकार ब्रह्म को सविता कह दिए। उसका प्रकटीकरण पहले प्रकाश पुंज के रूप में आध्यात्मिक सूर्य है। इस सूर्य के भीतर में भी एक आध्यात्मिक सूर्य छुपा हुआ है, भूला हुआ है, ये तो कवर है उसका। तो सूर्य का अर्घ ही प्रकाश की किरणें कन्वर्ज होती है हिमालय के उत्तरी क्षेत्रों में, और वह सब संघनित होकर के स्नोफॉल के रूप में गिरती। तो आकाश को ही, सूर्य की किरणों को, आकाश को ही व्योमकेश कहा जाता है। शिव जी की व्योमकेश, आकाश ही जिनका केश हो, समझिए। और वहां से अवतरित हुई गंगा उसमें आ रहा। स्थूल रूप में भी देखें तो हिमालय का उत्तरी ध्रुव गंगोत्री, और तपोवन, शिवलिंग, गोमुख, वो सारे एरिया उत्तरी ध्रुव के एक रेंज में आते हैं। वो सब बहुत अध्यात्म का ध्रुव है। तो वही इकट्ठा होकर हिमालय के चोटियों में आकर फंसे। अब गड्ढों गड्ढों में पड़ी थी, तो उसको जब तक से
काटा नहीं जाए किसी लेजर किरण से, तब तक से सभी धाराएं आकर नदी के रूप में नहीं है, पोटलों में जैसा ही फंसी रहेगी ग्लेशियर के रूप में या बर्फ के रूप में। इसी कटाई को एक अकेला व्यक्ति कैसे काट सकता है भगीरथ? इसके वैज्ञानिक उससे ये पता चला, जाएंगे भी कभी हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में उधर देखने गंगा की, तो कहीं कहीं पूरा पहाड़ ब्लेड की तरह काटा हुआ है। इसका मतलब है कि ऋषियों को प्रसन्न किए होंगे और उन्होंने अपनी लेजर किरण से इस उद्देश्य देखा होगा, अच्छा तो उसको धाराओं को मिला करके, ऐसे मंदाकिनी आई, अलकनंदा से वहां पर वो नदी आई, वो समुद्री, सब जगह से नदियां घुलती मिलती, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग उधर है, रुद्रप्रयाग, सब जगह से मिलते मिलते देवप्रयाग में आकर के गंगा नाम पड़ा। इसका मतलब है कि विभिन्न क्षेत्रों से धाराओं का मिश्रण है, तो वो उसके लिए ऋषियों की हेल्प करना, तो तब से कुछ भी संभव है। तो हमें तपस्वी होना चाहिए। आज के दिन प्रेरणा मिलता है कि हम तप करें, तप के सिवा और कुछ नहीं है। अपने जन्म जन्मांतरों के कचड़ों की गलाई के लिए अपने आप को हिट करना पड़ता है, फर्नेस स्लाइड से बन के निकलते हैं मलबे, रॉ मटेरियल में और होते हैं, और से के उसमें मिट्टी मिला रहता है, तो फर्नेस में डाली जाती है। तो ये पर्व त्योहार आते हैं हमें बताते हैं कि हमें तप करना चाहिए। तो तप में इतनी शक्ति है कि हठीले से हठीले कुसंस्कारों को गला, जब गलाई हो गई तब ढलाई की प्रक्रिया को योग कहा जाता है। तप और योग मिलकर पूरा करना। तो योग की क्या क्या काम करता है, तो गायत्री जयंती योग का काम करेगा इसमें। तो हमें तप करके भगीरथ की तरह अपने आप को गलाई करना है। फिर ज्ञान गंगा गायत्री को, जो अध्यात्म की गंगोत्री है, उसके जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ऊर्जा है, उसको हमें धारण करना, और वह उसी ऊर्जा को शरीर के भीतर में कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। बस गायत्री, सावित्री, कुंडलिनी, ये उनके 3 नाम हो, विपथगामिनी। तो आज का विषय संयोग से कहिए कि कुंडलिनी साइंस पर है। गायत्री महाविद्या प्राण विद्या का, जो प्राण का उद्गम कह सकते, प्राण का समुद्र है, चमक है इस यूनिवर्स को जो चला रहे। तो यह शरीर के जब हर जगह घुली है, तो मानवीय शरीर में कहाँ घुली? कुल कुंडलिनी कंद मूल निवासिनी। देखिए आज का जो विषय है मुख्य, इस पर हम आते हैं। जो कुल कुंडलिनी है, कुंडलिनी का जो पूरा समग्र शक्तियों का उद्गम, उसका निवास कहाँ है इस शरीर में, तो कहा है कि कंद मूल निवासिनी। कंदमूल का अब हमें पता लगाना पड़ेगा कि शरीर में कंदमूल कहाँ। तो उपनिषद की शरण में हमें जानी पड़ा। उसमें उपनिषदों में उपनिषद सत्य की व्याख्या करता है, एब्सोल्यूट सत्य की एक करीब छूता हुआ व्याख्या करता है उपनिषद। तो शरीर के भीतर में कुंडलिनी जागरण करनी है, तो उसके निवास स्थान पर हमें जानी पड़ती है। बस निवास स्थान उसका खोजना पड़ता है अपने बॉडी के भीतर में। योग जिसे, इसमें साधना खंड में 3 कुंडलिनी से जुड़े हुए लगातार 3 उपनिषद आते हैं। योग कुंडलिनी उपनिषद 1, योग चूड़ामणि उपनिषद 2, और योग राजोपनिषद 3। तीनों में कुंडलिनी साइंस का बड़ा गहन विवेचन हुआ है। साधना है, साधना खंड में ये अच्छा लगा। वैसे ब्रह्म विद्या खंड में भी है, संडिल्योपनिषद का है, मंडल ब्राह्मणोपनिषद में भी बताया गया है। कुंडलिनी है, उसका आरंभ है,
उसमें दिया गया है कि मूलाधार से आरंभ होता है, मूल आधार बेस है सारे सृष्टि का बिजली। आधार बिजली से ही उत्पन्न भी हुआ है और बिजली से पोषण भी होता है और बिजली से गलाई भी हो जाता है। अगर है ना कि पूरे विश्व व्यापार जननी, तो उसमें भी बहुत विस्तृत उसकी व्याख्या की गई। और भी इसमें प्रेत जवालोपनिषद है इसमें, और भी इधर मिला था पारमी उपनिषद का। करीब करीब उपनिषदों ने छुआ है हर जगह, क्योंकि मूल चर्चा उसी पर करनी। जहाँ साधना की बात आ गई तो समझिए कि कुंडलिनी साधना उसमें जोड़ा, उसी के विभिन्न रूप बताए जाते। तो इसमें जो कुंडली उपनिषद, जो चूड़ामणि उपनिषद और जो राज उपनिषद, उसमें बताया गया है कि अपाने, यानी जहाँ अपान है, अपान निचले छोर पर, अपान और पूर्व देखते हैं मूलाधार वाला स्थल है जहाँ पर विसर्जन प्रक्रिया करनी। तो अपान में मूल कंदाक्षम, वहां पर मूल कंद स्थित है। मूलकंद निवासिनी, तो मूलकंद का नाम देता है योगराज उपनिषद में कि वह अपान में है। और काम रूपम च तत्जग, वह काम रूपणी है, यानी काम ऊर्जा का एक घनीभूत रूप में है। अब तत्जगो एक ज्योतिर्मय है, एक ज्योतिर्मय प्रकाश वहां पर है। कहाँ? मूलकंद में। और मूलकंद अपान के पास में स्थित है, ये देखिए। और उसी को कहा जाता है इसमें कि इसमें कि वहनी कुंडम से आदि, उसको अग्नि कुंड भी कहते हैं, तत्व कुंडलिनी तथा, और उसको तत्व कुंडलिनी भी कहा जाता है। तो यह बात आगे कहाँ से है कि शरीर के भीतर में जहाँ पर अपान और पूर्व है, अपान और पूर्व, इन्हीं के बीच में अपान पूर्व होता है ना। जैसे मान लें कि भौर बन गया, अपान चक्रवात, तो ऊपर चौड़ा नीचे नुकीला, ये दोनों मिलकर के वहीं पर स्थित। तो अपान और कुर्म एक और भी आता है कि समुद्र मंथन की जब प्रक्रिया चल रही थी तो वहां पर अवतार प्रक्रिया में विष्णु का बताया जाता है कुर्मा अवतार लिए। तो शरीर में देखिए कुर्म, अलंकार में सारे आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान को कथानक में दिया गया। कछुआ, अब देखिए यहाँ पर है कूर्म हो गया, नीचे कछुआ। तो कूर्म अब कैसे करेंगे उससे, हम लोग आज कुछ डायग्राम हम देखेंगे। डायग्रामों को हमने कुछ उसमें से सिलेक्ट किया। तो वो नीचे साइकिल बोल हम पहले निकालते हैं, लेकिन ये देखिए हम उसमें से कुछ डायग्राम के साथ में हम आज समझना पड़ेगा, क्योंकि शरीर के भीतर में स्पिरिचुअल एनाटॉमी कुछ जानकारी हो। हालांकि कुंडलिनी को हम शरीर में हूबहू इसकी नहीं कह सकते कि यही रीढ़ की हड्डी है और यही चक्र ही कुंडलिनी, ये उसके प्रतिनिधि कहलाते हैं। निराकार सत्ता की एक झलक इसमें मिल जाती है। ईश्वर शीतल है, कैसा है? जल जैसा है। जल की शीतलता एक एग्जाम्पल हो गई, चंद्रमा की तरह शीतल है, उष्ण है सूर्य की तरह। कुछ जो तेजस्वी रहता है उसको एग्जाम्पल दे दिया जाए। तो शरीर में खास खास जगहों पर उसकी जो झलक और चमक मिलती है तो इसको रिप्रेजेंटेटिव मान लिया जाता है बॉडी को। तो हम सीधे चलते हैं, देखिए ये यहाँ पर सीधे इसमें शेयर 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 में गए। अच्छा, और इसमें गए यहाँ, इसको हम पहले लिखते हैं शेयर, फिर गए इसमें। हाँ, ये स्क्रीन पर पहुंच रहा है, देखिए तो नितिन जी जी। जी आ रहा है जी बाबूजान। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा साइड व्यू को थोड़ा और ये कम कर देते हैं। नहीं, वो ठीक नहीं है। हाँ, ये देखिए। तो इसमें देखिए ये आज का जो लेख है, कुल कुंडलिनी देवी कंद मूल निवासिनी,
ये अखंड ज्योति विशेषांक, कुंडलिनी जागरण विशेषांक अखंड ज्योति का जनवरी 87 में है। अखंड ज्योति का वो अध्यात्म विज्ञान का सबसे अंतिम एपिसोड है। अध्यात्म विज्ञान क्रमांक 1, क्रमांक 2, क्रमांक 3 ऐसे करके कुछ गुरुदेव ने एक सीरीज में लिखा कि अध्यात्म को भी इस सीक्वेंस में रखा जा सकता है कि कोई भी साधक अध्यात्म विज्ञान का प्रोफेसर बनना चाहता हो, पीएचडी करना चाहता हो, तो शुरुआत कहाँ से। तो नर्सरी से लेकर के पीएचडी तक आर पार की जानकारी दी है, इसलिए उन्होंने एक सीक्वेंस में, क्रम में, क्रमांक लिखा। और वो जाकर के उधर से आप देखेंगे कि काशी का उसमें कंस आ जाता, फिर जाकर के 82, 83, 84, 85, 86, 87 का जनवरी में जाकर के वो है, जनवरी लास्ट हुआ है उसमें, 62वां एपिसोड में चल रहा है 82। तो उसमें हम लोग देखेंगे कुल 62 एपिसोड है। उसको लिखा है गुरु जी ने कि इसको संभाल करके हीरे मोती की तरह रखा जाना चाहिए तिजोरी में। अगले दिनों इस पर गहन शोध चलेंगे, यूनिवर्सिटियों में इस पर क्लासेस चलेंगी, सिलेबस बनाए जाएंगे, ये सब। तो हमने उसी समय से उनको बाइंडिंग करके रखा, उसके स्वाध्याय के लिए भी रख कर उस पर क्लासेस भी हुआ, मनन चिंतन भी हुआ। तो आज हम लोग देखेंगे कि उसमें ये अखंड ज्योति जनवरी 87 देखो लिखा हुआ है इसमें। इसमें जाएंगे तो एक मिलेगा चैप्टर कुल कुंडलिनी कंदमूल निवासन। इसमें कुछ डायग्राम दिया है कुछ गुरुदेव, और ये डायग्राम वांग्मय 15 में नहीं है। वांग्मय 15 में भी यह हेडिंग है, लेकिन उसमें डायग्राम प्रिंट नहीं किया गया। तो ये जैसे शुरू का सुनसान के सहचर बुक लिखे हुए थे गुरुदेव ने, तो उसमें कुछ अपनी तस्वीरें भी डाल दिए थे। अब उसमें तस्वीरें नहीं रहती न्यू एडिशन में। तो अब इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से यह शेयर हो पा रहा है। तो अब ये यहाँ से बढ़ाते हैं, तो इसमें शेयर, स्टॉप शेयर, और ये चल नहीं पा रहा है। खुशी देखिए क्यों नहीं चल रहा। अच्छा आने लगा। हम्म, तो इसको ये देखते, देखिए ये तीन डायग्राम अखंड ज्योति जनवरी 87 में है। कुल कुंडलिनी देवी कंदमूल निवासिनी। तो उसमें इन तीनों डायग्रामों में हम लोग समझेंगे। देखिए पहले वाला एक यहाँ पर डायग्राम है, इसमें लिखे हैं गुरु जी सहस्त्र स्फुलिंगों वाला रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, इसको स्वीकार किया। उनके पास शोध करने वाले वैज्ञानिक जहां तहां से डायग्राम चुन करके ले जाते होंगे, अप्रूव करते होंगे, ठीक है इसको हम प्रिंट कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं इस लेख में। और भी देखिए यहाँ पर है सर्पिणी, कुंडलिनी को सर्पिणी भी कहा जाता है। ये चौड़ा वाला ये तो है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी कि कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र में, उसमें बताया गया है मंडल ब्राह्मणोपनिषद में कि मूलाधार से शुरू होकर के ब्रह्मरंध्र तक सुषुम्ना नामक नाड़ी है और अत्यंत प्रकाशमान है। वह दिया गया है कि कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान है। उसके भीतर में भी अत्यंत सूक्ष्म कोटि गुना एक बिजली की तरह तड़ित पतला ये क्रिया है, वो कुंडलिनी शक्ति है। देखिए उसमें ब्रह्मनाड़ी जिसमें उसमें कहा गया है, बिजली चमकता है तो कितनी उसमें रेखाएं बन जाती है, विद्युत लेखा युवक इसमें कहा, बिजली की तड़ित वाली आंखें नहीं ठहर पाती है। इसका मतलब है कि इसे श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम इसे प्राकृतिक आंखों से सत्य को नहीं देख सकते, उसको विराट सत्ता को, जो मूल ये है तत्व। तो वो इस वाले एरिया में ब्रह्मरंध्र में वो ब्रह्म ऊर्जा कहलाती, और नीचे यहाँ से मूलाधार से शुरू होती है ये कुंडली। तो सुषुम्ना में है, ये चौड़ा ऊपर बना दिया गया है, तो सर्प जैसा तो बना दिया गया है, सर्प है नहीं, इसलिए कि ऊपर चौड़ा है ब्रेन खोपड़ी, और नीचे पूंछ में यहाँ पर बात है। और देखिए ये ईड़ा है, यहाँ है इस टाइप से पीठ वाले हिस्से की तरफ से देखेंगे तब मान लीजिए कि कोई ऐसा आदमी बैठा हो जिसका पीठ अपने साइड में, तो उसका लेफ्ट वाला पड़ जाएगा यहाँ, तो लेफ्ट ईड़ा हो गया। राइट इधर देखिए पिंगला हुआ है तस्वीर में, और
बीच में सुषुम्ना कहा गया। तो देखिए यहाँ पर सहस्रार दोनों छोर देख रहे हैं ना, फाइब्रस हो गया, ढेर सारे रेसे निकल गए यहाँ पे, और नीचे भी ढेर सारा निकल गया, काडा इक्वाइना कहलाता है ये वाला। दोनों जगह काफी एरिया फैल गई। यही है ब्रह्मांडीय ऊर्जा को लेकर शरीर में लेने वाले। ध्यान मेडिटेशन हम लोग करते हैं तो यही वाली प्रक्रिया काम करते हैं। कीड़ा पिघला, इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा, ये ब्लैक व्हाइट है तो हमने कलर्ड भी कुछ चुना है इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए। तो ये मेरुदंड मार्ग है, और ये हो गया ये रीढ़ की हड्डी का। इस पर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखे देखते हैं। ये थोड़ा सा और स्पष्ट देखिए। ये हमने उसमें से नेट में से जहां तहां से इसको ढूंढ ढाड़ करके निकाला, और इसमें उमा दी इनका हेल्प है, बेंगलोर से भी कहा, पुत्री हैं वो डॉक्टर बांगी ने, तो उन लोगों ने भी इसको कलेक्ट करके इसमें से दिया कि थोड़ा सा आप डॉक्टर हैं तो उसमें से कुछ स्लाइड्स भेजिए हमें, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने में सुविधा है, समझने में। तो उनके द्वारा ये प्रदत्त है, उनके सौजन्य से। तो इसमें आप देखिए ये सेरिबेलम, ये सेरिब्रम वाला जो एरिया देख रहे हैं, सेरिबेलम यहाँ पर सेरिब्रम जो मेन वाला मस्तिष्क के ऊपर ग्रे मैटर का। तो नीचे ब्रेन स्टेम में शरीर का देखिए जा करके यहाँ पर खत्म, और इसका लास्ट हो गया यहाँ पर थैलेमस, और ये हो जाता है कॉर्टेक्स एरिया। गुरु जी बताते हैं इसमें वांग्मय 13 में कि सहस्रार चक्र क्या है, तो उसको कहते हैं कि थैलिमल कॉर्टिकल न्यूक्लियाई के बीच में आदान प्रदान, एक चक्रीय आदान प्रदान चलता है। यहाँ से भेजना, वहां से मैसेज फिर यहाँ भेजना होल बॉडी के लिए, यहाँ के संवादों को इसको भेजना। तो ये जो लेन देन का प्रक्रिया चल रहा है, प्ले कह सकते हैं, क्रीड़ा। तो जीवात्मा का यह इसको इसको ब्राह्मी सत्ता मान लिया गया, परब्रह्म का। तो जीव और ब्रह्म के बीच में खेला जाने वाला एक प्ले है। तो इसमें एक शब्द का प्रयोग किए हैं, थाइलिमल कॉर्टिकल न्यूक्लियाई। तो दोनों के बीच में जो आयंस का आदान प्रदान होता है, यहाँ थैलेमस है इसके बीच में, तो उसमें माइजेन और न्यूट्रिनो, यही कहा है। यानी माइजेन हमने अपने समन्वय चिंतन जिसे किया, तो उसमें पाया कि माइजेन को हम लोग अध्यात्म की भाषा में कैसे समझें। तो माइजेन कहा जा सकता है चिपकाव, ईश्वर के प्रति अनुरक्ति, अथाह प्रेम। तो उसको कह सकते हैं कि प्रेम का अत्यंत क्लाइमेक्स स्वरूप हो सकता है माइजेन, जिसे वहां पर कहा, क्योंकि ये थैलेमस वाला पार्ट है ब्रेन का। समर्पण, ईश्वर प्राणिधाना ने, देखिए ना, ईश्वर प्राणिधान, ये वाला समर्पण। लेकिन यदि कुछ प्रतिदान की आशा न हो तो न्यूट्रल कह सकते हैं, न्यूट्रल, यानी कि अनासक्त प्रेम। हम सिर्फ समर्पण करना चाहते हैं, लेना नहीं। देखते हैं ना, समर्पण तो साफ जाहिर है कि समर्पण करेंगे तो सामने वाले की शक्ति शरीर में भूलेगी। जहां भी बीच में समर्पण में कमी होती है, रेजिस्टेंस आ गया, तार में कार्बन लगे हो, तो आदान प्रदान ऑटोमेटिक रुक जाएगा। तो ये है यहाँ पर। तो ये संप्रज्ञात समाधि में भी यही काम करता है बीच में। सवितर्क यहाँ से लेकर यहीं से मेडिटेशन से काम करेगा, लेकिन जब निर्वितर्क हो गया, इसका मतलब होता है कि अब समग्र समर्पण हुआ है यहाँ से। तो ये दोनों काम करता है, ये माइजेन और न्यूट्रिनो का काम करता है। ईश्वर न्यूट्रिनो अकर्म, अकर्तुम, अकर्तुम कहा जाता है उसको, क्योंकि वो संसार में घुलते हुए भी संसार से चिपकता नहीं। इस न्यूट्रिनो के साथ में हमारी माइजेन का क्रम, तो हम भी यदि अपने भीतर में उसी तरह का भेजेंगे तो संपर्क करेगा। ठीक है, यहाँ देखिए हाइपोथैलेमस की बात आ रही है, ये देखिए। तो ब्रेन स्टेम यहीं शुरू हो गया, तो फोर्थ वेंट्रिकल यहाँ से शुरू हो जाता है। फोर्थ वेंट्रिकल ये वाला एरिया है, फोर्थ वेंट्रिकल यहाँ पर है, थर्ड वेंट्रिकल, और इधर पर लेटरल वेंट्रिकल रहता है ऊपर वाले एरिया पर, दोनों साइड्स का ये बनता है ये। तो ये इसमें रह गई ये बात, तो बीच में ही पड़ रहा है ध्यान करने का।
तो ब्रेन स्टेम पूरा का पूरा ले लिया है, देखिए छाता की तरह यहीं से ले लिया रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, और पूरे के पूरे एरिया में काम होता है। छाता लाइए तो ऊपर का खाली आदमी थोड़े कपड़ा वाला नोच के ले जाए, पूरा मिला करके छाता हो। तो पांचों तत्व तो विशुद्धि चक्र तक से खत्म हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ऊपर वाला एरिया पूरा क्रेनियल एरिया में है, तो ब्रह्मरंध्र कहलाता है पूरा है। मस्तिष्क ईश्वर का वास इसी में है। तो वो अब रह गई बात मस्तिष्क में, ब्रह्मरंध्र में। इस ब्रह्मरंध्र में इन यही तीनों आयाम बन जा रहा है। ठीक है, तो यहीं से अपना शुरू हो गया, और ये करके देखिए फवारा भेज रहे तो पूरा पूरा का पूरा ब्रेन में ले लिया। और ध्यान मेडिटेशन किया जाता है, इसलिए त्रिपुटी यहीं पर कर दिया जाता है। नीचे से भी है, मिडिल से भी है, और ऊपर से भी है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, ऐसे कह सकते हैं, त्रिपुटी यहाँ पर है। तो मेडिटेशन में यहीं पर ध्यान किया जाता है, जहां से फवारा निकलना शुरू कर दिया गया है। ये यह वाला एरिया मिड ब्रेन में, इसका नाम भी है मिड ब्रेन। मस्तिष्क मध्य को भी मिड कहते हैं, मिड माने मध्य, और नाम भी इसका है मध्य, मिड ब्रेन। तो ये बहुत बढ़िया है, मध्य मस्तिष्क में यहाँ पर ध्यान किया जाए तो सब जगह किरणें मिलकर इसको साफ कर लेती है। ठीक है, एक तो ये बात है। तो अच्छा, आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर देखें ये 3D। बहुत धन्यवाद, एक 3D मिला हमको उनके सौजन्य से। डॉक्टर लोगों के पास सब सारे स्लाइड रहते हैं, तो उनको हम लोग थैंक यू बोलेंगे कि ये भी स्लाइड कहाँ से ढूंढ कर बढ़िया इसमें लग रहा है। देखिए रेटिकुलर फॉर्मेशन यहीं से हो रहा है, देखने दिखा है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये ब्रेन स्टेम से शुरू हो गया है। इसका मतलब होता है कि फोर्थ वेंट्रिकल वाला एरिया शुरू हो गया, ये अभी तो ब्रेन है। लघु मस्तिष्क कहलाता है, बस स्मॉल ब्रेन है, बड़ा वाला ब्रेन है। तो जीव और शिव का मिलन कर सकते हैं आप, तो यहीं से शुरू हो जाता है। और ये तरंगे निकलनी शुरू हुई, रेटिकुलर फॉर्मेशन देखिए शुरू हो गया यहाँ से, और यहाँ से फवारा बन गया, नीचे से छाता का डंठल, और यहाँ से कमानी निकलना शुरू हो गया। ये सारी, तो ये है फवारा विद्युत का निकल गया। यहीं से सारे नर्व भी निकलते हैं, ये सब आंखों में जाने वाले, कानों में जाने वाले, मस्तिष्क का हर जगह काम करता है। तो इसका मतलब होता है कि कुंडलिनी मूलाधार से शुरू हुई, और यहाँ पर जाकर के ब्रह्म ऊर्जा में बदल जाती। यहाँ उसका काम ऐसा बन गया है, इसलिए दिया गया है, ऊपर से हम चल करके देख रहे हैं उसका क्रम में। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए अब धीरे धीरे मेरुदंड मार्ग से नीचे उतरते जाते हैं, क्योंकि कुंडलिनी की जो शक्ति है जो अथाह है, तो वो शरीर के भीतर में चक्रों में दबी पड़ी, ताला में, तिजोरी में, जैसे ताला शब्द का प्रयोग किया गया, इसमें 6 तालों में बंद है, कीमती खजाना। और बाहर भी उष्मा निकलती है, जैसे आग को हम लोग ढक भी दे तो सेकाई करते हैं, सेकते हैं, तो उसमें भीतर में आग का गर्म करके कपड़े में रख लेते हैं, जो सेकने वाले हैं सेवक। तो रख लिया, आग को गरमा लिया, पत्थर को रख लिया, कपड़े लपेट लिया कि थोड़ा थोड़ा हीट आता रहे, और लंबे समय। कुछ लोग ब्लाडर में रखते हैं, गर्म पानी डाल दिया, उसको सिकाई करते हैं। इसका मतलब है कि ताले में बंद है रीढ़ की हड्डी में, लेकिन उसकी उष्मा बाहर भी निकलते रहती। इस उष्मा को दैनिक जीवन में हम लोग काम लेते हैं, जो चेहरे पर चमक और ये सब वाणी में वाक शक्ति जो दिखाई पड़ती है, अभाव स्फूर्ति, ये तो सब उसकी उष्मा का ही कि थोड़ी सी ऊर्जा जो दिख रही है वो है। बारूद, गुरु जी ने एग्जाम्पल दिया है इसमें कि बारूद से फुलझड़ियां भी बनती हैं। लेकिन दीपावली में बच्चों को फुलझड़ी दे दिए तो खेलते कूदते हैं बच्चे, उसी बारूद से बच्चे आनंद ले रहे हैं, खेल भी रहे हैं फुलझड़ी। और उसी बारूद से यहाँ पर तो गार्जियन भी ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी ये करके घूम रहे हैं फुलझड़ी। और वही डायनामाइट का भी काम करता है पर देखा है कहीं कहीं पर, जहाँ पर पहाड़ तोड़े जाते हैं, इधर भी कैमूर पहाड़ियों में जब पहाड़ तोड़ करके और फिर उसमें से, या कहीं कहीं जहाँ पर माइंस वाले एरिया में जाए गए, तो वहां भी कहीं कहीं लिखा होता है कि डेंजर जोन, इधर मत जाइए, ब्लास्टिंग चल रहा है, देखते हैं। इसका मतलब कि खास एरिया तक भी जाएंगे तो परखच्चे उड़ सकते हैं, वो भी बारूद है। इसका मतलब है
कुंडलिनी उतना ही नहीं है जितना कि हम लोग प्रखर प्रतिभा के धनी बन गए, मेरिट बन गए और थोड़ा सा इंजॉयफुल लाइफ जी रहे। ये तो फुलझड़ी हो, बच्चों की फुलझड़ियां कर। लेकिन जो अथाह शक्ति है वो सब दबी पड़ी है चक्रों में। और जहां जहां तक उसके शरीर में, तो कुछ जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, जो काय विज्ञान वाले, उससे संगति बिठाते हैं प्लेक्सस से, जहां पर कुछ नाड़ियों का जाल, ऊपर का तो जाल रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हम लोग देखे। अब देखिए विशुद्धि चक्र वाला एरिया इस तस्वीर में हम लोग देख रहे हैं, जो विशुद्धि चक्र वाला एरिया है ये। तो इसमें देखिए जाल दिख रहे हैं ना, यहाँ पर कितना सारा जाल। ये इसी जाल को ये सब लैरिंजियल फेरेंजियल, ये सब प्लेक्सस सब बन जाता है। इसको कह सकते हैं कि सर्वाइकल प्लेक्सस। देखते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रल बॉडी। अब ये जो यहीं पर थायराइड में जहां जहां पर ये चक्र है, संयोग से वहीं पर चिपका हुआ रीढ़ के हड्डी के आजू बाजू में ये स्थूल प्रतिनिधि कर सकता है। तो हार्मोनल बॉडी भी है। ऊपर ब्रेन में था, दोनों साइड में तो पिनियल पिट्यूटरी था। उसको कहा है योग ऋषि ने कि दिव्य दृष्टि के लिए भी ये दो आंखों के काम करता है। जैसे बाहर बाहर के नेत्र से हम लोग देख रहे हैं कि तो दो आई बॉल बाहर देखने की, तो भीतर भी दिव्य दृष्टि में दो आई बॉल काम करता है। एक पिनियल, एक पिट्यूटरी काम करता है। तो इस तरीके से वो बात बन रही है। तो उधर भी हार्मोनल जुड़े हुए थे। तो उसका फंक्शन काम करता है, कुंडलिनी को थोड़ा सा एक्टिवेट कर लिया जाए तो थोड़ा और प्रखर काम करेगा। ये देखिए यहाँ पर विशुद्धि चक्र में, यहाँ पर थायराइड पैराथायराइड भी है, तो उसको भी यही ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए हार्मोनल डिसऑर्डर में हम बाहर से पंगु हो जाते हैं कि बाहर की दवाइयाँ अन्य किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यदि हम प्राण को यहाँ से जगा ले, यानी कुंडलिनी ऊर्जा को किसी भी तरीके से थोड़ा एक्टिवेट कर दें, तो इसकी जो एनर्जी है, बिजली की शक्ति है, वो उसको एक्टिवेट कर डालती है, कंट्रोल में ले लेती। यदि ओवर है तो बैलेंस करेगी, सोई पड़ी है तो जगाएगी। इसका काम होता है इक्वानिमिटी ऑफ स्पिरिट, उसको बैलेंस में रख लेती है, डिसऑर्डर को वो ऑर्डर में लाती है। तब ये एनर्जी लेवल भी बॉडी का ठीक रहेगा और शरीर के जो नर्वस सिस्टम का है वो दोनों को ये कमांड करता है। ये सब टूट फूट की मरम्मत। चलिए ये भी देख लिए। और देखिए यही सबका यहाँ पर साइड ये दिया है, साइड व्यू है इसमें, और सर्वाइकल का, और यह फ्रंटल व्यू दिखा दिया। देखने कितना बड़ा जाल है ये। और यहीं से देखिए ये जो दोनों जा रहे हैं ना, भुजाओं में भी जाते हैं। तो हाथों में किसी तरह का दर्द हो, प्रॉब्लम हो, या योगा करते समय कहीं भी, तो समझिए कि यहाँ से प्रॉपर बिजली सप्लाई नहीं हो रहा है। तो मेडिटेशन प्लस एक्शन, क्रिया, तो क्रिया के साथ भावनाओं को जोड़ दिया जाए तो ये बिजली चालू हो जाती है। ये तरीका एक्शन भी कर रहे हैं, जैसे जालंधर बंद लगाए तो, या महाबंद में गए, ब्रीद आउट करके गए महाबंद में, और मेडिटेशनली वहां पर से शक्ति चालनी मुद्रा का, इसमें योग कुंडली उपनिषद में एक बात कही है, इस शरीर के भीतर में देखिए, उसमें जो ये है, आदमी के प्राण क्यों चंचल हो जाते हैं, चित्त चंचल क्यों, चित्त वृत्ति का निरोध करना है। और तो चित्त चंचल, चित्त बड़ा चंचल है। तो चित्त चंचल होने का कारण क्या है इसमें देखा जाए, तो एक तो हमारे संस्कार को भी कारण बनता है। जो आदतें जो जम पड़ी है, किसी भी चीज को रस लेकर के रिपीट एंड रिपीट कर दिए। रस लेना अच्छी बात है, लेकिन रिपीटेशन जो प्रक्रिया हो जाए तो उसकी जड़ें और चेतन मन में डाल देगी, और फिर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। आप नहीं चाहते, तब चाहते भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके जड़ों को आपने बहुत भीतर पहुंचा दिया। और जहां वैसी परिस्थितियां आएंगी, फिर जाकर छलांग लगा करके आपके सारे ज्ञान विज्ञान पर फेंक देगा। इसलिए वहां पर इसमें जो बात कही गई है, तो अवचेतन मन में को कहा कि संस्कार के चलते चित्त चंचल हो जाता है, परिस्थितियां देगी। और दूसरा प्राणों के हलचल से भी होता है। तो यदि हम प्राणों में विक्षेप करें, यदि प्राणायाम करें, तो उसमें से आए, या फिर जाकर के जो शक्ति है भीतर भी पड़ी है, तो वो दोनों को कमांड कर सकती है।
मेडिटेशन, ध्यान प्रक्रिया और हमारे प्राणायाम वगैरह की क्रियाएं इसमें कंट्रोल करते हैं। तो इसके भीतर में जो शक्ति पड़ी है, तो शक्ति को नाम वहां पर दिया है कुंडलिनी। और शक्ति को चलाने यानी कुंडलिनी जो मूलाधार में ऊर्जा भरी पड़ी है वही सप्लाई करते हैं ब्रेन तक। ऊर्जा यहाँ से और ज्ञान ऊपर से नीचे तक, दोनों मुख्यालय है। तो यही ऊर्जा जो ऊपर तक से सप्लाई का उसका मुख्य स्रोत है मूलाधार। मूलाधार से ये वेदन करते करते धीरे धीरे यहाँ पर जाएंगे, महाबंध लगाएंगे तो एक साथ में होता है फिर। तो वह ऊर्जा उसको अवचेतन मन में भी ब्रेन में दबे पड़े। एक अमेरिकन साइंटिस्ट का नाम उसमें लिया है इन्होंने इस लेख में, कि वो कुंडलिनी पर प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल करके बताया कि जो ब्रेन का डार्क एरिया कहलाता है, जिसे 13% मैक्सिमम फिजिकल वर्ल्ड में लाभ लिया जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा। लेकिन ऋषिगण क्या करते थे कि डार्क एरिया में है, बाकी जो 87 का जो परसेंटेज उधर पड़ा है उस एरिया में जाकर उसको इनलाइटेड करते थे। और उस एरिया में दबी पड़ी जो शक्ति है उसको जगाने में कुंडलिनी काम आती। तो कुंडलिनी पर प्रैक्टिकल अधिक किया गया और कुंडलिनी को इस शक्ति का, तो इस शक्ति को हर एक चक्रों से चला चला कर ब्रह्मरंध्र में पहुंचाना शक्ति चालिनी कहलाया। शक्ति माने कुंडलिनी और चालिनी माने उसको चलाना। तो एक जगह बड़ी पड़ी ऊर्जा थी, काम ऊर्जा जो दबी पड़ी थी नीचे, उसको हम जैसे जैसे ऊपर उठाते जाएंगे तो पर्सनालिटी रिफाइनमेंट होते जाता है। कहा कि पर्सनालिटी से रिफाइनमेंट होता है और ब्रेन के अतिशय सुप्त शक्तियों को भी जगाया जा सकता है। अमेरिकन साइंटिस्ट का भी कहना है। अब पूरे विश्व में इस पर गहन शोधें चल रही है इसके द्वारा, क्योंकि हम क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे भीतर से। तो इस सोई शक्ति को जगा देगा। तो यहाँ पर उसके द्वारा तो हार्मोनल डिसऑर्डर जहां भी है तो समझिए उससे जुड़े हुए जो चक्र हैं वहां पर किसी तरीके से एक्टिवेट किया जाए मेडिटेशन से, योगिक क्रियाओं से, तो प्राणायाम के द्वारा। तो ये लाभ हम इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे, देखते हैं थोड़ा सा और बढ़ जाइए। हाँ, इसको भी हमने लिया, उसमें एक फोटो था ना उसमें सर्प की तरह, देखिए स्पाइरल की तरह रीढ़ की हड्डी, स्पाइरल मूवमेंट की तरह रीढ़ की हड्डी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, ये ठीक है। तो और ये देखिए ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के, इसको थोड़ा सा हम ये बड़ा कर लेते हैं, नहीं बड़ा नहीं हो पा रहा है, इसको जूम जूम नहीं हो रहा है। देखिए तो इसको यहाँ पर से इसको बीच उस वाले डायग्राम को थोड़ा सा और बढ़ाइए, थोड़ा सा उसके बीच में ले आए। देखिए बस रुकिए रुकिए, देखिए यहाँ पर देखिए ये जो रीढ़ की हड्डी में रीढ़ के हड्डी के छिलके को हटा दिया गया। अब भीतर से देखिए इसमें रीढ़ की हड्डी का वो ब्रेन वाला स्टेम का वो है मेरुदंड मार्ग रीढ़ की हड्डी के भीतर में। तो ये किनारे देखते हैं इस सारे के भीतर से निकले हुए, यहाँ ये इसमें देखिए, तो ये किनारे किनारे जो गैंग्लियोनिक सीरीज है इसी को लेफ्ट साइड वाले को ईडा कहते हैं, देखते हैं, और राइट साइड वाले को पिंगला कहते हैं। अब तो क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। इसको हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम राइट वाले को और इधर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रूप में भी जान सकते हैं। तो बिजली भीतर से दौड़ रही है तो साफ है कि आजू बाजू वालों को भी प्रभावित करेगा। अच्छा, यदि वन वे चल रहा हो या तो ईड़ा चल रही हो तो या फिर पिंगला चल रहा हो एक एक, तो इसकी ऊर्जा ये बैलेंस अवस्था में चलता है। जब ये अधिक बिजली इधर न खींचे ये न खींचे वन वे न करे, होता है ना अलाइनमेंट, अलाइनमेंट इसी कहा जाता है। अलाइनमेंट मतलब कि चक्र किसी एक तरफ झुका हुआ है, इमोशनल अधिक हो जाएंगे इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड भी इधर झुक गया है, आक्रामक बन गए तो इधर इधर जा रहा है, उसका चक्का इधर उधर भाग रहा है। यानी कि हमें नॉर्मल स्टेट में रखना है तो उसको अलाइनमेंट कहते हैं। तो नाड़ी शोधन इसलिए किया जाता है कि हमारा लेफ्ट स्वर और राइट स्वर दोनों बैलेंस हो जाए और सुषुम्ना चालू हो जाए।
तो जब सुषुम्ना चालू हो जाता है तब इसमें से मेडिटेशन का काम शुरू होता है। ये वाला सुषुम्ना नॉर्मल स्टेट में, आवेशग्रस्त मस्तिष्क मनोभूमि में नहीं हो सकती सप्लाई। तो ये रहता है। अब यहाँ पर देखिए, ये प्लेक्सस वहां पर जो दिखा पड़ रहा है ना, और ये प्लेक्सस जो दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर एक जाल जैसा देख रहा हो, ये जो जाल जैसा दिखाई पड़ रहा है जाल, ये देखिए एक जाल की तरह दिखाई पड़ रहा है। कितना ही सब फाइबर से जाल की तरह। इसी को सोलर प्लेक्सस यहाँ भी कहते हैं, लंबर प्लेक्सस वाला एरिया है। कार्डियक वाला रीजन में था, हृदय वाले में तो कार्डियक प्लेक्सस था। सूर्य चक्र, अनाहत चक्र, यहाँ पर देखिए मणिपुर, कितना ये सब रेसे रेसे जाल भरा पड़ा है, ये जाल। फिर ये है, और देखिए ठीक नीचे इसको आकर देखते हैं, यहाँ देखिए साइक्रल प्लेक्सस, कुंडलिनी अपनी है। तो कुंडलिनी शक्ति मूलाधार इसी एरिया कहते हैं, ये वाली एरिया। यहीं पर संयोग कहिए कि जो हमारे प्रजनन तंत्र है, जननांग वगैरह के जनन तंत्र, तो नर नारी के दोनों के जनन तंत्र सब यही इसी एरिया में। और यही इसी एरिया में गोनेड्स भी होता है। पेट वाले एरिया में तो मिल गया आपको, वहां पर थोड़ा सा ये वाला पेट एरिया वाले में नाभि चक्र में पैंक्रियाज मीटा, वो यहाँ से अग्नि कण है, अग्नाशय कहलाता है। तो इसकी ऊर्जा से वो यदि ये एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो डायबिटीज होने की संभावना हो जाएगी। तो यहाँ पर बन रही उस ऊर्जा, अग्नि की कमी हो गई। तो बाहर की अग्नियां हम लोग बाहर की फुल घड़ी में बर्बाद कर देते हैं, इसलिए अब वो शक्ति नहीं है। तो अब रह गया कि अपने पावर हाउस को जगा लें, तो एवरलास्टिंग बिजली मिलती रहेगी, फिर कभी नहीं खराब होगा। तो ये इसमें एक बात बनती है कि अपने भीतर के जनरेटर को चालू करना जरूरी है। बाहर के खान पान रहन सहन इतना हो गया है अननेचुरल, कि वो बाहर जो थोड़ी बड़ी बिजली थी उसको छूछ कर दिया कमाकर। इसलिए जल्दी जल्दी रोग बढ़ रहा है कि केवल हम आउटर वाले ऊर्जा पर नहीं जी सकते हैं, अपनी मौलिक ऊर्जा को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। या और यहाँ पर स्वादिष्ट खान वाला एरिया है, यहाँ से किडनी का संपर्क जुड़ा हुआ रहता है। यूरिनरी ब्लैडर है तो किडनी यहाँ पर है, यानी एड्रिनल को ये कमांड करता है। मूलाधार में देखिए यहाँ पर यह है साइक्रल और यह है कॉक्सिजियल, ये सब मिलकर के साइक्रल कॉक्सिजियल प्लेक्सस। तो यहाँ पर हम लोगों का गोनेट्स वाला एरिया है। तो इसी में मेल फीमेल में हार्मोन्स निकलते हैं, काम ऊर्जा को बढ़ाने उत्पन्न करने वाले हैं। तो तेजी से शुक्राणु अंडाणुओं में जो ताकत है, बिजली की शक्ति है, सब भरने लगता है, इस एरिया को तेज करता है। और शुक्र का देखते वहीं पर संयोग से पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड भी होता है, सेमिनल वेसिकल्स होता है। तो ये यहाँ पर कछुआ है, कुर्म कहते हैं ना, कुर्म कुर्म कछुआ। कछुआ को कहा जाता है कि पैरों को निकालता है, घुसाता है भीतर में, सिकुड़ता है चारों पैर। तो चारों पैर का मतलब यहाँ पर इसलिए बता देगा कछुआ का, इधर से दो आ जाता है हम लोगों का, उधर से एरिया से क्या बोलते हैं सिंपैथेटिक वाले से, या दोपहर सिंपैथिक से नर्वस सिस्टम का गुच्छा आता है, सब यहाँ पर मिलकर कॉइल बनाता है। तो चार बन गए। तो जो निकलता है उसकी ऊर्जा जिसे ट्रांसमिट करना, तो ट्रांसमिशन को कह दिया गया पैर, फैलाना सिकुड़ना, फैलाना सिकुड़ना, फैलाना सिकुड़ना। तो ये तरंग निकला। ये वेव्स क्या करता है कि सेक्स हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है, और वो शरीर में ऊर्जा को वहां पर बढ़ाना शुरू कर देता है। तो इस ऊर्जा को तो बढ़ाया, ठीक है, लेकिन उस बढ़ी हुई ऊर्जा को यदि नियंत्रण नहीं किए तो समझिए कि शरीर के शक्तियों को छूछ कर देगा, क्षरण कर देगा। इसलिए इस एक्टिवेशन को जब सुषुम्ना चल रहा हो नॉर्मल माइंड में, इसके प्रैक्टिकल करते हुए ऊपर की तरफ चक्रों को बढ़ाना पड़ता है, बिल्कुल बहिरंग बहाव को 100% रोक करके इस ऊर्जा को ऊपर की तरफ रीढ़ की हड्डियों से बढ़ाएगा। तो वो बात बनती है न्यूरल शिफ्ट का। तो ये समझ में आ गया कि यही सब जाल है जहाँ की अब इसमें प्राण विद्युत बिजली दौड़ेगा, ये सारी कॉइल्स है। तो वहां पर साफ है कि कोई ना कोई एक स्टोर, एक चक्रवात पैदा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, ये उसको कहा गया है। तो थोड़ा सा हम इसको और ये करें। अच्छा यहाँ देखिए, रीढ़ की हड्डी को ट्रांसवर्स सेक्शन काटा गया, इसमें एक यहाँ पर एक छेद दिखाई पड़ रहा है, ये सेंट्रल कैनाल है। इसको हम लोग मोटा मोटी स्थूल प्रतिनिधि के रूप में सुषुम्ना का
रास्ता समझ सकते हैं, सेंट्रल कैनाल सुमन। यहाँ के ग्रे मैटर यहाँ पर है, इसी में से निकल करके तार सब निकल रहे थे। इस साइड वाला पिंगला हो जाएगा, उस साइड में हीरा हो गया, सारे तार निकल करके गुच्छा, और इसमें आकर एक एक गैंग्लियन बनाते हैं। यहाँ से फिर अरबों खरबों में निकलना शुरू हो जाते हैं, बारीक बारीक तार, और हर बॉडी में जाते हैं। ये एक सीरीज बनाता है गैंग्लियन। तो यही नाड़ी शोधन में इसके विद्युत सप्लाई से वो ठीक होता है। आगे चल करके हम देखते हैं, इसमें भी देख लेते हैं। ये थोड़ा वाला है, ये ये थोड़ा सा यह देखते हैं। हाँ, तो ये देखिए, ये रीढ़ की हड्डी को हम लोग देखते हैं। ये ऊपर वाला है, यहाँ पर देखते हैं एटलस, गर्दन का ऊपर वाला है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रीढ़ की हड्डियां मिल करके ये 5 भाग में बटा गया है। यही पांचों तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। 5 तत्वों से शरीर बना है, संसार बना है। यानी उसका कंट्रोलर बॉडी से लेकर के बाहर तक है, यहीं पर सब स्विच लगे हुए हैं, रिमोट। ये सातों मिल करके 7C1 C2 C3 करके मेडिकल भाषा में इसको देखिए, C1 to C7 लिखा हुआ। ये 7 मिल करके 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा बन गया। अच्छा, यहाँ पर देखिए 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 काउंटिंग में। इसको थोरेसी कहते हैं, T1 T2 T3 करके इसको पुकारा जाता है। इसमें देखिए सब छेद दिए है ना, ये तो पैड की तरह है। यहाँ पर देखो, ये ये जो रीढ़ की हड्डी देखिए, ये है रीढ़ की एक एक हड्डी को देखो। ये जो बीच वाला एरिया है, ये सॉलिड टाइप का, इसे में भी रेसे रेसे गए रहते हैं टेंडेंस की तरफ। और दोनों के बीच में एक पैड दिखाई पड़ रहा होगा। ये ये पैड जो दिख रहा है, देखिए ये पैड, यही यही डिस्क है। यही स्लिप डिस्क कर जाता है तो बहुत प्रॉब्लम आता है आगे में। देखिए ये सब बॉडी दिख रहा है पैड, तो ये दोनों के बीच में जो खाली वाला जगह है, इधर से गुजरते रहता है। यही लचीला होने का, रीढ़ की हड्डी लचीला है, चारों तरफ घूमता है। इसका मतलब है कि पाइवॉइड जॉइंट पर ये सब ये बने रहते हैं। इन सब छिद्रों से भी ये तार और नर्व सिस्टम उसमें गुजरते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 7 और 12 19 हो गया, और 5 देखिए 24 हो गया। ये 5 है लंबर, जहां समझ पेट वाला हिस्सा और कमर वाला हिस्सा थोड़ा सा नीचे है, वो झुकता है यहाँ पर, यहीं से भी तब। तो ये है नाभि वाला एरिया, लंबर, सोलर प्लेक्सस। इसके बीच में यहाँ पर ध्यान किया जाता है सोलर प्लेक्सस के लिए। इसमें जाल का यहाँ वाला एरिया है, देखिए इसमें, और यहाँ देखिए, और नीचे थोड़ा सा आ जाए नीचे, ये वाला एरिया में 5 है। इसमें लिखा हुआ है 5 साइक्रल वर्टिब्रा, 5 फ्यूज कर गया है। देखिए यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया जा सकता है, देख रहे हैं इसमें, ये 5 दिख रहे हैं ना यहाँ पर एंड्री साइक्रल। इसमें छेद है, इन छेदों से भी निकलेंगे नर्व फाइबर, मोटे सुतली की तरह। और यहीं पर स्वादिष्ठान चक्र है, ऊपर में मणिपुर चक्र होता है। और यहाँ से सारे तार निकल करके बाहर में गुच्छा बना लेते हैं, ठीक आउटर वाला एरिया में। तो साइक्रल के साथ में ये कॉक्सिक्स वाला एरिया है, देखते हैं ये तिकोना है। यहाँ से लेकर पूरा साइक्रल और कॉक्सिक्स मिलकर एक ट्रायंगुलर एरिया बनता है। इसी को योनि कह दिया जाता है, पुरुष में या नारी में, दोनों में ही यह मूलाधार वाला एरिया को योनि कहेगा, और लिंग कहा जाएगा सहस्रार को। तो ये ट्रायंगुलर एक एरिया बन रहा है सेपेट टाइप का इसमें। तो यहाँ पर इसको बनाते हैं। अच्छा, इसमें भी देखिए, ये कंद है कली की तरह, ये है कॉक्सिक्स है, 4 है लेकिन चारों आपस में फ्यूज कर गए हैं। तो इसकी लंबाई चौड़ाई में बदल गई और चिपटे हो गए, आपस में फ्यूज है। किसी किसी को धड़ाम से ऊपर से गिरेंगे नीचे तो टूट भी जाता है थोड़ा सा, तो पेन फिर शुरू होता है। फिर धीरे धीरे उसको रिसेट करना पड़ता है, कार्टिलेज वगैरह पिराएंगे, धीरे धीरे थोड़ा केयर करेंगे, डॉक्टर से मिलेंगे तो फिर कंट्रोल में आता है। लेकिन इसको ध्यान देना चाहिए कि हम
कभी कभी कुंडलिनी जगाने के चक्कर में ढेर इसको थपकी ना दें, कुछ आदमी थपकी देता है पालथी मार कर ऊपर नीचे, तो इसको चोट पहुंच सकता है। तो हम लोग अन्य गायत्री विधि से यदि इसको हम लोग जगाएंगे, जैसा दिया गया है उसमें महाविज्ञान में और वाग में 15 में सब जानकारी दी गई है। तो यही कह दिया गया है कंदमूल, इसी को कंदमूल कह देते हैं, कंदमूल। ये तो यही खप कह देता है, इसी के ठीक सामने यहीं पर है और यहीं पर अपने जाके नीचे कंदमूल कली जैसा है ना, बड की तरह निकला हुआ है कॉक्सिक्स वलेरिया। तो कॉक्सिजियल रीजन में इधर बाहर के तरफ में यहाँ पर आ गया है मूलाधार। तो अब नीचे से करीब है, इसलिए महामुद्रा में या ये जब बैठे हम लोग सिद्धासन में, जो कुंडली उपनिषद में सिद्धासन को वज्रासन कहा गया, ऋषियों का अपना नाम, लेकिन उसमें जो पोस्ट होता है क्या सिद्धासन का, नीचे एड़ी जब रखते हैं तो एड़ी का अपना, जिसको बोला जा सकता है वो क्या कहते हैं कि टखना, गुट की, वो थोड़ा सा भीतर जाएगा, 1-1.5 इंच भीतर गया तो उसको टच करने लगता है। या फिर शक्ति चालिनी मुद्रा किया जाएगा तो मांसपेशी है, नीचे के मांसपेशियों को पेरिनियल मसल कहेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ वाला पर आकुंचन शुरू हो जाता है। तो मूलाधार को एक्टिवेट करने के लिए शक्ति चालनी मुद्रा ही इसमें दिया कि बस, जो कोई शक्ति चालनी मुद्रा उसको कहा है कि इसको कंपलसरी करना पड़ता है। तो वज्रोली शक्ति चालनम इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरणासनम, तो ये है। अच्छा, ये एक्टिवेट होगा तो प्रवेश द्वार यहाँ पर है, घुसेगा इसमें सुषुम्ना में, तो इसको प्रवेश द्वार कह देते हैं। ठीक है, इसको हम अब आगे बढ़ते हैं। ये बात आ गई, ये प्यूबिक बोन है, आगे से सुरक्षा के लिए है, और पीछे से देखिए इस हड्डी की सुरक्षा, दोनों के बीच में सब कीमती तंत्र भरे पड़े। तो ये आ गया। अच्छा, इसको अगले हम चैप्टर में जाकर देखें। ये ठीक है। अच्छा, ये देखिए, हाँ यहाँ पर एक और मिल गया, एक और इसमें बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, उसमें प्लेक्सस का नाम भी दे दिया गया है, एब्यूनिक सर्जन सर्वाइकल प्लेक्सस, ये वाला एरिया, और ब्रैकियल प्लेक्सस, ये दोनों मिला करके हम लोग विशुद्धि चक्र का एरिया मानेंगे। उनके तार सब आपस में घुसे हुए हैं। यहाँ पर देखिए थोरेसिक नर्व ड्यूरामीटर दिया है, तो इस वाले एरिया, इसके भी तार सब मिल करके गुच्छा बनाते हैं 6 जगह पर। जब हम लोग जब ये करते हैं प्राणाकर्षण प्राणायाम, लेट करके ये आत्मानुभूति योग का क्रिया कर रहे थे, तो यहाँ पर ध्यान कर रहे थे, तो ये प्राणाकर्षण प्राणायाम से देखेंगे कि कुछ दिन के बाद अपने जो स्टर्नम है, इधर से छठवां वाला ये जो 6 वाला स्थान पर, यहाँ से पसली शुरू, यहाँ स्टर्नम वाला एरिया है, तो यहाँ पर बाहर भी कुछ व्हाइटनेस दिखने लगता है, ये वाला। तो ये सब सोलर प्लेक्सस कार्डियक प्लेक्सस है, यहाँ से बिजली सप्लाई हो पेसमेकर को भी देते रहता है, और डायरेक्ट पेसमेकर भी अपना बिजली उत्पादन कर लेता है। जैसे आंखों को भी दे दिया, ऑप्टिक नर्व भी बिजली दे रहा है, लेकिन आंखों में एक फोटो रिसेप्टर सेल भी होता है, वो सोलर एनर्जी से भी चार्ज होते रहता है। तो डबल सिस्टम कहीं कहीं पर लगे हुए बिजली सप्लाई के। आगे देखिए बढ़ते हैं, ये देखिए लंबर प्लेक्सस, ये वाला एरिया है, यहाँ देखे हैं ना, देखिए लंबर नर्व्स है, और लंबर प्लेक्सस यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी को मणिपुर चक्र कह देते हैं। सैक्रल प्लेक्सस लिखा हुआ है, इसको स्वादिष्ठान चक्र कह दिया जाता है। तो वो चक्र भीतर है, उसकी बिजली, इसी को चक्र ना मान जाए कि इसको हम काट लेंगे और चक्र को लेकर भाग जाएंगे, तो वो नहीं है, कि बिजली है भीतर में। ये तो रिप्रेजेंट कर रहा था स्थूल रूप में, यहाँ पर कुछ उसकी बिजलियां इधर से, चिंगारियां इसमें से पकड़ी गई, रीड की गई, पाई गई, लेकिन जो चक्र एक्चुअली कहा गया है वो सूक्ष्म शरीर में है, भीतर में। तो ये है फिर भी सैक्रल प्लेक्सस, ये तार, इसमें गड़बड़ी हो जाए, कट फट जाए तो उस एरिया को शून्य कर डालता है। कॉक्सिजियल प्लेक्सस भी लिखा हुआ है, देखिए नीचे, ये तो मूलाधार इसको कह देते हैं। तो साफ जाहिर है मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, जहां जहां प्लेक्सस, उसके सीधे में रीढ़ की हड्डी में भीतर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, प्राणों का चक्रवात बनता है, जिसको हम देख नहीं सकते, और उसी के मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर आते हैं लाभ देते हैं। इतना ही नहीं, पूरे यूनिवर्स में उनका तेज घुला हो रहा था। और भी थोड़ा आगे बढ़ जाए,
कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी संगति जुड़ाई है कि जहां जहां चक्र थे तहां तहां पर हार्मोनल सिस्टम भी था। देख रहे हैं चक्रों का, यानी चक्रों को जगाने का यदि अभ्यास किया जाता है कुंडलिनी जागरण में, तो हार्मोनल डिसऑर्डर अपने आप ठीक होते हैं। देखिए ये सब काम आ जाएगा इसमें। इसके साथ में क्रॉनोला में पिनियल पिट्यूटरी है, ये है विशुद्धि चक्र के सिद्ध में थायराइड है, अनाहत चक्र में थाइमस है। ये भी बहुत इम्यून सिस्टम का कमाल का जादू है, सब ये बहुत जादू का काम करते हैं ये सब। उसमें लिखते हैं पूज्य गुरुदेव नवांग 13 में कि यदि हम हार्मोनल सिस्टम पर और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पर कमांड का एक्टिवेशन का कोई तरीका मिल जाए तो चमत्कार हो जाएगा इसमें। और वो तरीका बाहर के कोई ऑपरेटर्स काम नहीं कर पा रहा। तो जब भी है तो यौगिक क्रियाओं के द्वारा प्राण के जागरण से ये अत्यंत सरल हो जाता है इसको करने का। तो ये है इसमें करने का। और इसमें प्राणायाम के साथ में बंद मुद्रा की प्रक्रिया बहुत अधिक है। बंद मुद्राओं को जो कुंडलिनी उपनिषद में कहा है, जो चूड़ामणि उपनिषद में महामुद्रा की प्रक्रिया से सारे चक्रों को एक्टिवेट करने की बात पर कही है। और जो राजोपनिषद में भी कुंडलिनी के एक चक्रों को जगा करके शंकराचार्य लिखते हैं सौंदर्य लहरी में, यह कुंडलिनी तुम मूलाधार में पृथ्वी तत्व को जागृत करती हो, वेदन करती हो। यहाँ पर जल तत्व को स्वाधिष्ठान में मणिपुरम इसमें बताया है, भूतवहम। और वहां पर लेकिन अस्थित स्वाधिष्ठान उसमें कहा गया है। यहाँ पर अग्नि है लेकिन उसका आवास जल में है इसमें कर। तो ये एक्टिवेट करते हुए जाएगा। तुम अनाहत चक्र में वायु को, और विशुद्धि चक्र में बता रहे हैं सौंदर्य लहरी में आदि शंकराचार्य की विशुद्धि चक्र में आकाश का विधन करती हुई आज्ञा चक्र में मन को प्रकाशित करती है। और वहां से परब्रह्म में जाकर यहाँ पर ससुराल में जाकर परब्रह्म के साथ विहार करती है। तो समझिए अपने आनंद को हम चाहे तो शाश्वत आनंद में बदल सकते हैं, अपने पर्सनालिटी को मैक्सिमम रिफाइंड कर सकते हैं। यह सोई हुई जहां सोई है तो कहा जाता है कि कुंडली का प्रभाव ऊपर से नीचे जा रहा है और जहर उगल रही है, इसका मतलब है कि व्यक्तित्व को क्षरण कर रही है सांसारिकता में, अनावश्यक मनोरंजन में खर्च करके। तो उसी को यहाँ पर अब हम आगे देखते हैं कि आगे में क्या है। बस लास्ट हो गया, स्टॉप कर देते हैं यहाँ पर, स्टॉप शेयरिंग। और ये तो समय भी हो गया है, तो प्रश्नोत्तरी में हम लोग आते हैं सीधे। नितिन जी, अमन जी। जी जी जी। बाबूजी, अभी जैसा आपने बताया था कि कुंडलिनी शक्ति जो है सुषुम्ना के प्रवेश द्वार में प्रवेश करके और ऊपर सहस्त्रार तक जाती है। और सुषुम्ना के प्रवेश द्वार में जाने के लिए जो है दो तरीके आपने बताए। एक तो शक्ति चालनी हो गया हमारा, और जिससे कि जो है वो नीचे वाला जो जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे हम। और एक जो है जब जैसे कि हमने जो टखना अपना वहां पर रखा अपना, या उस एक एक जो सिद्धासन में बैठे हम, तो उससे भी वह हिस्सा जो इफेक्टिव होता है। और एक आपने एक तीसरा एक और बताया था कि जो मेंटल शक्ति चालनी की, अगर हम जो है अगर हम भावनाओं से जो है कुंडलिनी को ऊपर ले जाएंगे, तो भावनाओं के माध्यम से जो है जो नीचे वाला जो हिस्सा जो है, क्या उससे भी जो है सुषुम्ना का मार्ग खुलता है, या भावनाओं में जो है उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती? इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए बाबू। भावना कुंडलिनी जागरण में भावना के साथ क्रिया की कंपलसरी, क्रिया को जगाना पड़ता है। केवल भावनाओं से सहस्रार चक्र को हम जगा सकते हैं। वो वाला एरिया, मेंटल वाला एरिया, वहां पर भावना प्रधान है। प्राण से ऊपर तक अनाहत चक्र तक भावना प्रधान शुरू हो जाता है। ब्रह्म चक्र है यहाँ से, तो यहाँ तक से इमोशनल एरिया है, उधर के काम आता है। लेकिन वहां से नीचे वाले एरिया है जहां पर के वहां से अपान का एरिया सब शुरू होता है। तो अपान में डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्राण का फ्लो उधर तेज रखता है। तो उधर हमें वो करना पड़ता है, क्या बोलते हैं, शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे या प्राणायाम का प्रयोग किया है। सांस तो सभी जीव जंतु लेंगे, तो श्वास के माध्यम से और चलता है। तो उसको हम यदि तालबद्ध करते हैं श्वासों के साथ मेडिटेशन, तो वो जल्दी काम आ जाएगा। तो प्राणायाम की भूमिका इसमें पड़ती है। इसमें पतंजल ने अपने में ये आठों में प्राणायाम को महत्व दिया है, रखा है, एक आवश्यक है उसमें रखा है। और राजयोग में प्राणायाम लिया। हमेशा याद रखना चाहिए कि पतंजल के जो अष्टांग योग है वो राजयोग है, हठ योग नहीं है वो।
हठ योग शुरू हो जाता है जब अन्य तक उसमें लगाते हैं, वो सब मेंटली है, उसमें मेंटली दिख है। लेकिन श्वासों की गति पर, जैसे सोहम साधना, सोहम प्राणायाम, उसमें भी श्वासों की गति पर, मेडिटेशन पर ध्यान किया जा रहा है। तो श्वासों के साथ में तालबद्ध की जा रही है और भावना जोड़ी जा रहा है कि अंतरिक्षीय ऊर्जा गई यहाँ पर, रोके, और रोके तो समझिए कि उस उष्मा को पका रही है। तो जल्दी उस, यदि उसमें हमने बंद जोड़ दिया और ये कर लिया तो हठ योग क्रिया में आ गए। तो हठ योग क्या करता है कि उसको एक्टिवेट जल्दी करता है। उसमें करने का केवल सोचेंगे कि हे भगवान खाना आ गया है, उड़ उड़ करके मुंह में चला जाए, तो ये सोचने भर से नहीं उड़ उड़ के जाएगा। हाथ से लेंगे, उठाएंगे तो आसानी से चला जाएगा। तो ये मिला हुआ है कि ये स्थूल है ना, स्थूल से निकालनी है तो स्थूल प्रक्रिया, उसमें जरूरत पड़ेगी। नहीं तो चुपचाप केवल बैठे ठाल, फिर इतनी योगिक क्रिया, घृण संहिता, इस सारे के सारे योग क्रियाएं उपनिषद और ये सांडिल्य उपनिषद में सब योगिक क्रियाएं भर दिया गया है। सूर्य नमस्कार योगिक क्रिया रख दी गई। नमाज पढ़ते समय भी देखिए कितनी बार उठ बैठ करना पड़ रहा है उनको, कभी वज्रासन लगाना पड़ रहा है, कभी झुक रहे हैं उसमें से, योग मुद्रा कर रहे हैं सब। तो नाम भले न दे योगिक क्रियाएं, लेकिन ये प्रक्रियाएं जोड़ी गई है किसी न किसी से। प्रेयर में भी आपको देखिए मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं, करने का, इसमें करने का, हर जगह के मुद्राओं को जोड़ दिया है, बुद्ध दिया है ऋषियों ने। तो प्राणायाम प्लस बंद प्लस मुद्रा, ये एक्टिवेट करेंगे उसको, कुंडलिनी को जगाने के लिए। और मेडिटेशन तो कंपलसरी है, ध्यान ना रहेंगे तो ऊपर कैसे खींचेगा। तो मेडिटेशन को वहां पर प्राण कह दिया गया और नीचे वाली क्रियाओं को अपान कर दिया। तो यौगिक हम्म। क्रिया के, हाँ, नीचे से नहीं तो प्राण बहता जाएगा, नीचे से नहीं बंद लगाएंगे तो प्राण आता गया, नीचे से निकलते गया, बहते गया। उसको रोकना जरूरी है। जी जी। तो बाबूजी इसको थोड़ा इस तरह समझा जा सकता है कि मैं ना कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि जैसे जब गहराई में ध्यान में जब जाते हैं तो उसमें जो है ना क्रिया करने की इच्छा नहीं रहती। तो क्रिया करते हैं तो फिर वो जो आनंद जो है वो थोड़ा समाप्त होता है। तो अगर जब गहरे ध्यान में जब जा रहे हैं तो उस समय जो है जैसा आपने बताया कि प्राणायाम पर ध्यान दे, मतलब प्राणायाम पे ध्यान में कोई विशेष जो है क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और बंद भी थोड़ा अगर उसमें लगा पाए तो वह जो है कुंडलिनी जागरण में हेल्प करेगा, मतलब वो किया जा सकता है वो। गहरे मेडिटेशन में यदि गए, ये तो ये है कि स्थूल शरीर की जो क्रिया थी, अन्नमय में आसन लगा लिया, ध्यान के लिए भी तो आसन में बैठना पड़ता है। हम्म। एक खास पोस्चर में बैठे हैं, इसका मतलब है कि आपने आसन लगाया। तो आसन प्राणायाम, इस आसन लगा दिए, ठीक है। अब मुद्रा में जा रहे हैं, शिथिलीकरण। तो शिथिलीकरण मुद्रा से आप क्या कर रहा है कि शिथिलीकरण मुद्रा में रिस्ट में बिल्कुल चले गए, बाहर की बिजली सप्लाई को रोक रहा है, उसमें क्रियाओं को देखिए कैसे कैसे घटित हो रहा है। तो वो आपका ये वाला अनाहत विष्णु ग्रंथि को उसमें ही करता है। अब मेडिटेशन करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन उस तो विज्ञान में कोर्स में कुंडलिनी जग का ध्यान दिया गया। तो देर तक बैठे सकता है वही व्यक्ति जो कि पहले आसन वगैरह करके अपने आप को, ज्वाइंट पेन को हटा लिया। तो एक सेकंड के ध्यान करके चमत्कार लाने में बहुत सब लोग सक्षम नहीं होंगे। अत्यंत जिन पर माइंड पर नियंत्रण है वो एक निमिष मात्र में कर सकता है। लेकिन बाकी लोगों को शोरगुल ये सब देर तक बैठा नहीं जाता है। तो इसलिए उसमें पहले, इसका मतलब अभी नहीं कर रहा है तो पहले कर चुका है आसनों को, हम्म। प्राणायाम को, तब जाकर के ध्यान में गया है। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, तब ध्यान को रखा है उसमें। देखिए पतंजलि ने भी सीक्वेंस देखिए कितना बढ़िया रखा है। तो इन हम्म। क्रियाओं को कर चुका है तो अब इसका मतलब उसकी जरूरत नहीं है, हम अपने आप को प्रिपेयर कर लिए, अब सिर्फ मेडिटेशन भर बाकी है। तो हर क्रिया के साथ मेडिटेशन जोड़ेंगे तो और गति तेज होगा। जी जी। तो बाबूजी इसका अर्थ ये समझे कि अगर हम जो है पहले आसन प्राणायाम करके नाड़ी शोधन करके अपने अंदर की क्लीनिंग कर ली है तो फिर जो है केवल ध्यान के माध्यम से भी जो है इसमें गहराई मिलेगी और कुंडलिनी जागरण में मदद मिल सकती है इसमें। तब ध्यान ही मुख्य काम आएगा, कुंडलिनी जागरण मेनली ध्यान से खिंचाएगा ऊपर। ये क्रिया हम्म। करते तो क्रिया के साथ में उत्प्रेरक का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है क्रिया। जी जी जी। ठीक है बाबूजी, ठीक है, क्लियर हो गया बाबूजी। एक चैट बॉक्स में एक आया है प्रश्न, ये श्री के वी दुबे जी का है। भैया पूछते हैं कि
स्लिप डिस्क क्यों होता है? यदि किसी को स्लिप डिस्क हो जाए तो उसका उपाय क्या है? हमारे विचार से स्लिप डिस्क कहीं ना कहीं काम करने में अवेयरनेस की, काम करते समय प्राणों का जो श्वासों की गति है, जैसे ब्रीद आउट का स्थिति में आप हो और पोछा लगा रही हैं गृहिणी घर परिवार में, या आप कुछ दाल चला रहे हैं, कोई हैवी काम, तो ब्रीद आउट का स्थिति में यदि कोई भारी सामान उठाएंगे तो उस समय स्लिप डिस्क हो सकता है, झुकना पड़ा। और यदि श्वास को ब्रीदिंग कर लिए, भीतर भर लिए और रोक लिए, तब उठाएंगे तो दिक्कत नहीं आ रही है। इसलिए सब सांस रोक करके बोझा उठाया जाता है, ऐसा करके ही सर। जो वेट लिफ्टर है उनको भी देखिए श्वास को भर करके तब वो उठाते हैं, तो उस हालत में अच्छा है। बेंडिंग वाले स्टेट में कोशिश करते हैं कि ना उठाएं, क्योंकि भारी सामान उठा रहे हैं। तो रीढ़ वाले हड्डी को उतना, जो लंबर वाला रीजन है उतने को स्ट्रेट रखते हैं, देखते हैं वो सीधे बैठता भी है, और उसको उठाया और सीधे उठता है, यानी उस वाले पोर्शन को टेढ़ा नहीं करता है। तो बेंडिड अवस्था में यदि किया गया है तो जो पैड है, जो रीढ़ के हड्डियों के बीच में, वर्टिब्रा के बीच में जो पैड है, गद्दी था, वही इधर उधर थोड़ा सा छटकता था। तो छटकेगा तो हो सकता है कि सेमिनल जो फ्लूइड है उसमें का थोड़ा सा भी लीक करता हो, तो उसके बचाने के लिए प्रकृति कुछ ना कुछ तो करेगी, अपसेट करेगी। तो अब है कि स्लिप किया है आगे झुकने के क्रम में, तो फिर पीछे झुक करके फिर उसको हम सेट करेंगे, उसका उल्टा की तरफ करके। तो इसी क्रम में देखिए, नाभि हो सकता भी है उसी क्रम में, जो जो नेवल मसल्स हैं, नौली क्रियाओं में जो काम आते हैं वो सब, तो वो भी उबड़ खाबड़ हो जाता है उसी तरह में, सामान को ही अनबैलेंस लोड कहीं उठा लिया गया था। तो अवेयरनेस का थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो वो नहीं होगा। तो ठीक है, फॉरवर्ड बेंडिंग केवल रोक दिया जाता है, बैकवर्ड बेंडिंग करते करते धीरे धीरे मकरासन या भुजंगासन, सर्पासन, उष्ट्रासन, ये सब उसमें काम आ जाता है, फिर जल्दी सेट कर जाता है। प्रकृति तो के पास दूसरा कोई उपाय है नहीं, वो तो पेन कर देती है, दर्द, उसका दर्द करना ही प्लास्टर करना है, ताकि मूवमेंट न करे और हम अपने ढंग से उसको हम सेट कर दें। क्लियर कुछ हुआ होगा नितिन जी? जी 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 बाबूजी। अब हाँ बाबूजी कुछ हैंड रेज हैं अभी, पहले सुभाष भैया का है। जी भैया। प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। बाबू जी आवाज आ रही है साहब? जी हाँ, कहा जाए। मुझे नहीं आता है, तो कुछ स्पष्टीकरण भी चाहिए था कि हठ जो है वो हठ योग में, नहीं, तो आवाज कट हठ रही। योग में तो आवाज आ रही है साहब? नहीं, कट कट करके आ रही है, पूरा लाइन नहीं सुना पा रहा है, तो नितिन जी आप। वी- भैया वीडियो ऑफ कर दीजिए एक बार, फिर आप बताइए। अच्छा बिल्कुल के बताते हैं, ठीक है। बाबू जी इसमें जो प्रोसेस हमारा कुंडली जागरण में, चक्रों के जागरण में आ रहा है, तो अगर हठ योग में तो हमें मान के चलते हैं कि पेरेनियल और क्रेनियल मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करके एनर्जी को शक्ति चालन किया जाए। हम्म, और ध्यान योग में जो थोड़ा सा इशू आ रहा है बाबू जी, तो ध्यान योग में अगर हम मान लें मणिपुर चक्र के हम ध्यान करें, तो मणिपुर चक्र में ध्यान में क्या करना होता है, क्योंकि अब जैसे गुरुदेव की साइंस जो गायत्री साइंस है, तो गुरुदेव का दर्शन बताता है मणिपुर चक्र जो है वो अग्नि का प्रतीक है। शंकर दर्शन ये कहता है घी का प्रतीक है। तो स्वादिष्ठान में तो आपने बता दिया है कि अग्नि जो है जल में वास है, लेकिन अगर मणिपुर चक्र में हम ध्यान करें तो मणिपुर चक्र मणिपुर चक्र कैसे जागरण हो रहा है, तो क्या कुछ बदल रहा है, उसकी गहराई में अगर हम जाने लगे, नाटक करने लगे, तो कहाँ तक जाया जा सकता है। किसी का ले ले, मणिपुर का ही ले ले, तो उसके बाद बाकी और का देख लिया जाएगा। जी, तो इसका हम लोग अगले जो जुलाई वाला नवरात्रि आ रहा है कुछ, उसमें प्रैक्टिकल करेंगे हिमालय क्षेत्र में। तो अभी हम लोग ऑनलाइन में इतना ठीक है। समझें, जैसे कि पूज्य गुरुदेव के जो फिलॉसफी में और आद्य सौंदर्य लहरी वाले आद्य शंकराचार्य के फिलॉसफी में
कहीं भी भिन्नता नहीं है, दोनों एक ही है। उसका हम लोग व्याख्या करने में जो उनका जो शब्दों की जो लिखावट है वो काव्य शैली में लिखते थे ना शंकराचार्य। तो उसमें ले मही जी धरे, अरे उसमें निश्चय कहने मही, मूलाधार में मही पृथ्वी है, मही धरे। और कम अपी भी का है, जी कम अपी माने जल तत्व वहां पर। तो जल में, जल है बीच में, लिंग का काम कर रहा है जल में। अच्छा देखिए, उधर फिर कह रहे हैं कि मणिपुरे हुतवहम, वहां पर आ गया है। तो मणिपुर में ही हुतवहम स्थितम स्वादिष्ठान है, इस तरीके के वो शब्दों का प्रयोग किया है। तो उसकी अभिव्यक्ति करने में ही हम लोग इधर उधर समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि मणिपुर में हुतवहम अग्नि तत्व है, लेकिन उसका वास जल में रहता है स्वादिष्ठान में, इसलिए स्वादिष्ठान के लिए अलग से साधना नहीं कराई उन्होंने। और उसको कम अपनी मूलाधार में ही जोड़ लिया दोनों को, स्वादिष्ठान मूलाधार को जोड़ लिया एक साथ में। तो वहां पर जो लिख दिया गया है कि अस्तित्व स्वादिष्ठान है, इसीलिए कंफ्यूज हो रहा है कि वहां पर हम जल, जल वहां पर जल तत्व की नहीं है व्याख्या में उसको दिया गया है, तो उसको इंटरप्रिटेशन करने की शैली सिर्फ है वो। अच्छा अब देखा जाए तो गुरुदेव को जो ध्यान लगाने की प्रणाली है कि स्थूल शरीर का ध्यान नाभि चक्र में। तो नाभि चक्र माने पूरा का पूरा जी ये एक वृत्ताकार हो गया अंगुल। नाभि चक्र यानी ना मूलाधार, नाभिकंद हो जाएगा। नाभिकंद हो गया, मूलाधार प्लस स्वादिष्ठान प्लस मणिपुर। जी हाँ, दोबारा स्थूल शरीर में ध्यान नहीं लगवाए। और वहां पर जा रहे हैं कि एक चक्रवात सूर्य चक्र है, सविता की नुकीली किरणें उसमें पहुंची, तो अब समर्थ चक्रवात हुआ, प्लस बोनस भी मिल गया ना उसका। अपनी भी कुंडलिनी थी और जी बाहर से समष्टि चेतना से भी जोड़े, क्योंकि कुंडलिनी का संपर्क समष्टि चेतना से है। सिर्फ हमारे मेडिटेशन की जरूरत है, मेडिटेशन ही स्विच का काम करता है। तो भीतर गया तो समर्थ चक्रवात बना। अब यहाँ से कह रहे हैं कि सभी जगह से वहां पर से नाड़ियां सारे शरीर में गई हुई है। कल्पना करें, सोचें, विचार करें कि नाड़ियां का जाल है, और वो नाड़ियां हर बॉडी सेल्स में गई है। रोम रोम में यह ओजस फैल रहा, रोम रोम में, कण कण में ओजस, रोम रोम में ओजस जो भर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये पूरे 72,000 अरब बॉडी सेल्स को चमकते हुए देखना, यहीं से पोषण मिलता है। यानी कि कुंडलिनी शक्ति जो कंद मूल, अब कंद मूल उसी कहते हैं, कंद मूल निवासनी कुल कुंडलिनी है, शक्ति है। तो उसकी ऊर्जा पूरे होल बॉडी में जा रही है, जहां भी ठोस बना हुआ, आंखें भी ठोस, खोपड़ी भी ठोस, हड्डियां, ये सब, ये सिस्टम है, चमड़े मांस सारे के सारे ठोस हैं। तो सब वही ऊर्जा से बने हुए हैं। तो सारी ऊर्जा को हम समर्थमान बनाएं, इसका मतलब होता है कि हमारी प्राणों प्राण प्लस कर्मेंद्रियां भी इसी से इग्निफाइड हो रही है, चमकीली बन रही है, फुल फॉर्म में आ रही है। प्लस सॉलिड में, स्ट्राइक में, हार्मोनल सिस्टम, ये सब देखिए कमाल दे रहा है, उस क्रियाकलाप दे रहा है। भुजाएं भी आ गई, फेफड़े वगैरह, हड्डियां, बोन, जितना सब, सब तो स्थूल शरीर है ना, स्थूल शरीर को ऊर्जा दे रहा है वो। सूक्ष्म शरीर का ध्यान अनाहत में लगा रहा है, लेकिन स्थूल शरीर माने सातों शरीर का उसमें जानकारी आ गया पूरा। स्थूल शरीर में जल तत्व तो भी है, आपको आ जाएगा, हम लोग को ब्लड भी आ जाएगा, उसमें आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड आ जाएगा, साइटोप्लाज्म सब आ जाएंगे, डीएनए के जो भी पार्टिकल भीतर में रहता है, क्रोमोसोम में पूरा का पूरा होल आ गया सब। तो ये सबको ऊर्जा देता है ये कुंडलिनी वहां से। तो हम लोग जितना एनाटॉमी क्लियर है उतना ध्यान करेंगे, हर बार गहरा ब्रीदिंग करेंगे, प्राणाकर्षण प्राणायाम, और उसको एक एक पार्ट्स में उसको प्राण का आकर्षण, प्राण का संधारण, प्राण का विनियोग ये करते रहेगा। तो कुछ ही दिनों के अभ्यास में पाया जाएगा कि व्यक्तित्व तेजी से परिवर्तित हो रहा है। तो वहां से पूरा है, सबसे अधिक नहीं क्या बाबूजी, जा। ये बिल्कुल सही है कि आपने जो बताया है कि नाभि कंद में तो स्थूल शरीर का हो गया, लेकिन अगर एक चक्र के जागरण की हम बात करें, मान लें कि हम नाभि चक्र का ले लें या स्वादिष्ठान चक्र का ले लें, कि हम स्वादिष्ठान चक्र जागृत कर रहे हैं 1 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, जो भी टाइम ले रहे हैं, तो उसमें ध्यान हम स्वादिष्ठान चक्र में किस गहराई पर लेके जाएं। अगर स्वादिष्ठान में हम जल ही मान लेते हैं कि जल तत्व है, तो जल तत्व का परिष्कार अगर हम कर रहे हैं,
पंचभूतों में चक्रों के माध्यम से, तो किस तरह के स्वरूप को लेके जाएं, ध्यान की गहराई में क्या लेके जाएं? जी, तो ये भी जानकारी हमें रखनी पड़ेगी कि जल तत्व से क्या क्या बनता है। तो पृथ्वी तत्व से बना है पंच प्राण और कर्मेंद्रियां, और ठीक। जल तत्व मात्राएं बनी है। तो पांचों तन्मात्राओं पर अपना नियंत्रण हो रहा है। और शरीर के भीतर में अपना शुक्राणु है, शुक्र सीमेन, वह बहुत तेजस्वी हो रहा है। अपने डीएनए तेजस्वी हो रहा है, अपना ब्लड तेजस्वी हो रहा है। देखते हैं ओल्ड एज में भी पानी जैसा खून मत एकदम लाल और ताजा लगता है कि एकदम 17 वर्ष के एकदम युवा ब्रह्मचारी छात्र जैसा है। कुछ गुरुदेव जब शरीर छोड़ रहे थे तो इनका ब्लड गया था देहरादून मेडिकल, वहां पर कॉलेज में, वहां पर जांच किया गया जब इनका, तो कहा उन्होंने कि यह खून इतना शक्तिशाली है कि अपने 100 वर्ष तो ये अपने खून के बल पर जिंदा रह जाएगा व्यक्ति। एकदम तेजस्वी जुआ की तरह था वो। तो ये सब अपने खून को भी एकदम लाल और समझिए कि ऊर्जा ले रहे सकता से उसको कर रहे हैं। और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है जो व्हाइट मैटर है, वो तो 70% है। ब्लड केवल है उसमें 30, लेकिन अधिक अधिक है शरीर में है सफेद वाला हिस्सा है हर बड़ी सेल में। इसको चमकीला बनाना पड़ता है जो लिक्विड फॉर्म है। प्लस उसके जो आध्यात्मिक गुण है, शीतलता हुआ, सहजता हुआ, शालीनता हुआ, इस सब को भी वृद्धि करना पड़ता है उसमें कि कितनी मात्रा में आ गई, अक्खड़पन कितना गला। और ये आकर्षण है संसार में, तो अपने अपना शरीर ही ब्रह्म कमल की तरह सुगंधित हो रहा है, शरीर रस से भर रहा है। देखते हैं रूप रस गंध शब्द स्पर्श अपने भीतर से हुआ रही है। ये गंध है, जो बैड स्मेल था बॉडी का वो भी बाहर निकल करके एकदम अब गुड स्मेल में आ गया। कृष्ण चलते थे तो लगता था कि श्यामा तुलसी टहल रहा है, इस तरीके से। तो ये एक बात बन गई कि अपने शरीर के इस सब खराबियों को हटाया जा सकता है। बहुत बड़ा रेंज है, पांचों तन्मात्राएं आ जाती है स्वादिष्ठान में। मणिपुर अग्नि है तो मतलब अग्नि उसमें तत्व से। उसमें बाबूजी क्षीर सागर का भी ध्यान जो हम ससुराल में करते हैं, क्या स्वादिष्ठान में आराम से कर सकते हैं? कोई इशू तो नहीं है? हाँ, कर सकते हैं। तो विष्णु के भक्त थे वो, ये जो विष्णु भक्त थे, वैष्णव जंत तेने जनिए, तो विष्णु भक्त थे तो क्षीर सागर में थे। तो सागर तो हर जगह है, क्षीर सागर, प्रकाश को भी सागर कह दिया गया। और वहां पर यूरिनरी ब्लाडर है ना स्वादिष्ठान में, तो वहां भी देखिए जी। सागर है, लंब सागर भी है। जिसको पार करेंगे तो नीचे तिकोना मूलाधार मिलेगा, लंका मिल जाएगा। तो काम रूपड़ी सोने की लंका को जलाया था हनुमान जी ने अपने ब्रह्मचर्य से। तो उन अर्थों में भी देखा जाएगा तो क्षीर सागर नीचे है, वो भी लवण सागर है। अच्छा, शुक्राणु है भीतर में, तो क्षीर असली तो सारा दूध का समुद्र तो नीचे ही भरा पड़ा है। तो शुक्र है, सीमेन तो है, वो फिर तो सब। वही बात, फिर तो बाबूजी वही बात हो गई कि सारे चक्रों में सारे चक्र समाहित है। हाँ, नहीं तो पंचीकरण विद्या फिर गायब हो जाएगी। शंकराचार्य ने पंचीकरण विद्या बताया कि कोई भी पदार्थ कोई दिख रहा है इसका मतलब कि पांचों तत्व है उसमें, अकेले नहीं ठीक है बाबूजी, दिखेगा ठीक वो। है। ठीक है, थैंक यू बाबूजी, बाकी लोगों को भी मौका दें। जी धन्यवाद। आगे बढ़ते चलिए नितिन जी। जी हाँ बाबू जी तो बता प्रणाम। दीजिए। जी हाँ बाबू प्रणाम। जी प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। बाबू जी जैसे ईरा, नारी और पिंगला बताए, तो सिंपेथेटिक और पारा सिंपेथेटिक है, उसी को समझा जाता है या उसी उससे अलग है? नहीं, उसी को न कहे, उसमें दौड़ने वाली बिजली को कहा जाता है। जैसे तार अच्छा दिख रहा है लेकिन करंट नहीं दिख रहा है, तो करंट को नाड़ी कहा है इसमें। अच्छा अच्छा। और दूसरा है बाबूजी कि जैसे सर्वाइकल में बताए कि अपना थैलमस या ये होता है, या जो भी हार्मोनल सिस्टम होता है, तो विशुद्धि चक्र में यदि आता है, तो अगर किसी का ध्यान करना रहता है डायबिटीज के लिए, या तो वो चक्र तो रहता है, तो उसका ऑर्गन पैनक्रियाज है, तो क्या ध्यान के लिए वो मणिपुर चक्र में जाएगा या विशुद्धि चक्र में? देखिए, एक हर एक चक्र स्वतंत्र भी है, आपस में जुड़े हुए भी हैं। किसी खास चक्र से अधिक काम लेना है तो वहां पर अधिक ध्यान देना होगा उसी विषय में। एमबीबीएस तो जनरल डॉक्टर हो जाते हैं, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट के भी स्पेशलिस्ट होते हैं सब। अब चेहरे में केवल खराबी हो तो 3 4 डॉक्टर का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा है, वो दिमाग में है तो अलग से क्रेनियोलॉजिस्ट के पास जाइए। आंख खराब है तो आंख वाले एक अलग ही डॉक्टर बन गए हैं सीधे आकर।
नाक गला वाले का अलग ही डॉक्टर है, तो सब डॉक्टर के पास दौड़ते दौड़ते बेदम हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि सभी विषय काफी गहराई लिए हुए रहते हैं, और एक ही जगह पर सबको गहराई से जान पाना संभव न है। तो ऋषियों ने कहा कि अलग अलग चक्र से काम लेना है, तो अलग अलग में स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। जैसे ईसा मसीह को लिया जाए तो अनाहत चक्र पर अधिक काम किया उन्होंने, और दया और करुणा, संवेदना, सेवा, इसको अधिक उन्होंने उसको उजागर किया। तो देखते हैं हार्ट भी बनाया गया रहता है उनके वही तस्वीर में। तो विशुद्धि चक्र से काम लेना हो तो विशुद्धि चक्र का सेपरेट ध्यान कर सकते हैं, और नीचे से मूलाधार शक्ति चालनी की क्रिया करेंगे तो शक्ति चालनी सब में काम आता है वहां की कुंडली को चलाने के लिए। तो अभी जैसे कि सुभाष सिंह जी ने भी अभी बात रखी कि शक्ति चालनी में अपना पेरिनियल, ये है ना क्रेनियल मसल, नीचे से पेरिनियल क्रेनियल, तो दोनों को सिकुड़ना पड़ता है, दिमाग वाले से भी और नीचे से भी मूलाधार वाला एरिया है। तो नीचे के मस्कुलर यानी क्रेनियल मसल्स को कंट्रैक्ट किए, ऊपर से क्रेनियल जो मस्तिष्क संबंधी है, दोनों को स्क्वीज करेंगे तो ऊपर से भी गया नीचे से भी गया। तो जैसे मान लीजिए कि कोई बॉल है, पानी भरा है ब्लाडर में, और उसको हम दबाएंगे, तो दबाएंगे दोनों तरफ से तो साइड में खुलेगा फैलेगा, देखते हैं ना, ऊपर से दोनों तरफ से दबाए किसी चीज जी को जी। तो साइड से बल्ज करेगा। तो इसी से साइड से निकलने की क्रिया को कहा जाता है पंखुड़ियां खुली, तो वो यहाँ से रेडिएशन निकालना शुरू करेगा। तो केवल विशुद्धि चक्र पर भी ध्यान करके यदि हम शक्ति चालनी का अभ्यास कर रहे हों तो वहां की 16 पंखुड़ियों से रेडिएशन निकलना शुरू हो जाएगा, और शरीर में 16 मर्म बिंदुओं पर जाकर क्लीनिंग करता है, इसलिए बहुत ही शक्तिशाली है वो। आकाश का हर जगह पहुंचे, 16 कलाओं का धनी। लक्ष्मी भी देखिए वहीं पर है, कंठ पे, श्रीकंठ में। जी। बाबूजी एक क्वेश्चन और, जैसे कहते हैं कि ध्यान में कि सोलर प्लेक्सस पे कीजिए आप अपने नाभि चक्र में, गुरुदेव बोलते हैं, और पीछे वर्टिब्रल कॉलन है। तो क्या वर्टिब्रल कॉलन से जो आगे का कहते हैं ध्यान, वो वर्टिब्रल कॉलन होते हुए क्रॉस करता है, या मतलब क्या सामने नाभि चक्र, सामने का ऑर्गन अलग है, पीछे केवल वर्टिब्रल कॉलन है, तो ये दोनों का? देखिए दो है, नाभि चक्र भी, उसमें भी नाभि में भी जाल है नर्वस सिस्टम का, पेट में भी नर्वस सिस्टम का जाल एक फूला हुआ है जहां से कि सेरोटोनिन वो भी निकालता है, जी। ब्रेन से अधिक निकालता है पेट ही वाला, तो पेट में भी ब्रेन है एक, उसी ब्रेन को कह दिया गया है। तो दो हो गया, एक रीढ़ की हड्डी में मणिपुर चक्र को, और सामने उसका जिसे बटन कहीं है तो टॉर्च का बल्ब कहीं जलेगा। तो बाहर के फील्ड में कार्य क्षेत्र में भी जो नाभि अपना है, जहाँ ढोढ़ी कहते हैं, वहां से भोजन ले रहा था, और वो नर्वस सिस्टम का जाल उसमें भी पड़ा हुआ है, और वहां से तार आपका गया सीधे भोजन लीवर के माध्यम से जाते पूरे जा रहा है। तो वो रास्ते बने रहते हैं, बाहर के नाल काट दिया जाए तो भी सूखा हुआ रहेगा, लेकिन रास्ता है, उसको एक्टिवेट करते हैं। तो दोनों को सटाया जाता है उद्यान बंद में, बाहर के नाभि वाले को मसल्स को नीचे रीढ़ की हड्डी के पास ले जाया जाता है, देख रहे हैं उसमें। तो स्पार्किंग करेगा वहां पर, देख रहे हैं ना, एक अर्थिंग है। हव्य वाह कव्य वाह, इन दोनों बिजली को ध्यान करिए। तो हव्य वाह है रीढ़ के हड्डी में पॉजिटिव, और निगेटिव बॉडी जी में नेगेटिव। पेरिफेरल है। तो दोनों सटाएंगे तो स्पार्किंग होगा कि नहीं वहां पर होगा। तो जी इसलिए उद्यान में दोनों की जरूरत पड़ती है, इसलिए नाभि भी हो गया चक्र और यहाँ मणिपुर भी हो गया, तो दो पार्ट में भी कर सकते हैं। जैसे कहीं कहीं 9 चक्र जब गिना दिया गया तो उसमें आज्ञा चक्र को गिना जाता है सीधे, यहाँ पर केवल पिट्यूटरी को गिना जाएगा, और पीछे में जोड़ दिया जाता है एक और भी आज्ञा ससुरार का, जो वहां पर शुरुआत होता है। तो पिनियल को अलग चक्र मान लिया जाता है, तो वहां पर वो कर दिया जाएगा, और वहां को ऊपर वाला में व्योम चक्र कर दिया, इसको व्योम चक्र कर दिया, उसको सहस्रार कर दिया, और इसको आज्ञा चक्र बोल दिया, नीचे एक लोलक चक्र बोल दिया। तो वो गुच्छा गुच्छा है हर जगह में। तो हाँ। और बहुत बहुत सभी धन्यवाद बाबूजी, प्रणाम। जी। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम चंद्रमोहन जी, कहिए। जी जी बाबूजी, जो सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड में जो काउंटिंग की है, C1 C2 C3, या लंबर रीजन में जो है L1 L2 L3 L4, इसका काउंटिंग नीचे से ऊपर की ओर होता है या ऊपर से नीचे की ओर होता है? ऊपर से नीचे की ओर काउंटिंग है मेडिकल भाषा में। जी,
L2 L3 L4, इसका स्थान तो मूलाधार के पास में होता है। नहीं, वो जहां आपका साइकिल हीप वाला एरिया खत्म हुआ, उसके सटे हुए साइकिल के सटे हुए L5 होगा, फिर उसके जस्ट ऊपर L4 होगा, जस्ट ऊपर L3 होगा, L2 होगा, L1 होगा, L1 के बाद जस्ट ऊपर T12 होगा। ऐसे जी ऊपर जी। से किया है। तो अब उसमें एक डायर्मेटॉम्स का हम फोटो दिखाएंगे कि वहां से निकला हुआ तार किन किन एरिया में जाता है, तो वहां पर खराबी होगी तो उन एरिया में पेन करेगा। तो उसी के उसके साम्राज्य विस्तार को जानना होता है, तो ये चिकित्सकों को मालूम रहता है, इसलिए वहां पर इंजेक्शन देते हैं एनेस्थेसिया वाले, ऑपरेशन करना हो तो, या फिर डॉक्टर वहां पर के उस बॉडी पार्ट्स को हटाने वाला कुछ काम करे। तो सभी लोगों को अपना एनाटॉमी क्लियर रहता है, और पढ़ना होता है। योग में भी, योग साइंस में भी एनाटॉमी कंपलसरी है जानना, केवल इलाज का तरीका बदलेगा। यहाँ पर प्राणिक हीलिंग किया जाएगा, इलाज खान पान रहन सहन और योगाभ्यास के द्वारा, और वो अपना मेडिकल मेडिकल साइंस से केमिस्ट्री से करेंगे जी। तो उसी के प्रॉब्लम प्रॉब्लम के वजह से माने के पैर में झिनझिनी या घुटना में पेन, ये सब वहीं के प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। इसका मतलब है कि 3 4 5 वाला एरिया जो कि पैर वाले हिस्से में सब जाते हैं, तो वो एरिया में ब्लड सप्लाई या तो वहां से रुक रहा है, या करंट सप्लाई रुक रहा है। तो ब्लड सप्लाई जब रुकता है तो झिनझिनी होगा, और ब्लड मिल जाएगा तो झिनझिनी खत्म हो गया। ऐसे भी पैर 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 चढ़ाकर देर तक बैठे जाएंगे कि नहीं हम तो महात्मा जी बन गए, अब 3 घंटा तक उसी में कथा सुनाते रहिए, तो लकवा मार सकता है। वो महात्मा जी वगैरह नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि उसको अपना हमारे हमको केयर कर रहा है कि नहीं। महात्मा माने सबका केयर करे, तो बॉडी का केयर नहीं करना है तो गए। एक लकवा से ग्रस्त गए थे पंडित जी, वहाँ गुरुदेव लिखे हैं कि आ गए थे मथुरा में, कि हम भागवत सुना रहे थे, एक ही पोस्चर में संकल्प ले लिया था, लकवा मार दिया गुरु जी, ऐसे कैसे भगवान जी कर दिए। उन्हीं का तो गुण गा रहे थे, कि यार भगवान जी शरीर में भी तो है, अब तो इतना आपको पैर का बदल लेते, इधर उधर कर लेते। तो ठीक है, नहीं गुरु जी हमको ठीक कर दीजिए, ठीक है आश्रम में रहिए, भगवान देखेंगे कि इनका काम कर रहे हैं तो ठीक कर दे। अपने पर गुरु जी श्रेय जल नहीं लेते। तो रात्रि में एक दिन की बात है, वही वही लिखे हैं गुरु जी, बताते हैं कि रात्रि में 12 बजे गुरु जी लिखना अपना साधना शुरू करते थे। तो 12 बजे वो जगे, और जगे तो करंट एक दौड़ रहा था पृथ्वी पर। जैसे ही बिछावन पर से पैर नीचे रखते हैं तो इनको पैर में एक झटका लगा बिजली का, जैसे कि कोई इलेक्ट्रोड छुआ दिया, और उसी झटका से उनका लकवा ठीक हो गया। सुबह हमें दौड़ते गए गुरु जी के, गुरु जी एकदम चमत्कार हो गया, ठीक हो गया। तो भगवान ठीक करते हैं भगवान का काम करने के लिए, लेकिन शरीर के साथ भी अत्याचार ना करें, वो उसकी एक अलग मांग है, उसको अलग केयर करना होता है। तो ठीक है, तो हमें बॉडी को, अब जैसे मान लीजिए कि कुर्सी पर देर तक बैठना है ऑफिस में, इन दिनों इसीलिए कमर का दर्द और पैर की बीमारी अधिक हो रहा है प्रॉब्लम, क्योंकि ऑफिशियल वर्क अधिक है ना, या फिर जाकर के बाइक अधिक आप चलाएंगे उबड़ खाबड़, और हेलमेट भी लवादा की तरह पहनने हैं, और यूं हिलते हिलते सर्वाइकल भी खराब करेगा, और सर्वाइकल का ही जच्चा पच्चा नीचे भी है रीढ़ की हड्डी में, नीचे लंबर को भी खराब करेगा, और दोनों प्रॉब्लम होता है। कंप्यूटर पर भी बैठे हैं तो गर्दन झुका के बीच बीच में भी करना पड़ेगा उनको। तो चूंकि आज के लाइफ स्टाइल इतना है व्यस्त कि हम शरीर को बिल्कुल ही केयर करना बंद कर दें, तो बीच बीच में थोड़ा ऐसा कर लें कि अपने को ये अधिक टॉर्चर बॉडी को न दिया जाए। ठीक है, धन्यवाद। जी पिताजी प्रणाम, धन्यवाद। एक हैंड रेज है तो फटाफट खोल दीजिए, 3 मिनट लेट शुरू किए थे तो मिल जाए लाभ, और तुरंत जी चूंकि आ जाएगा। हाँ, जी, हरिकेश जी का हैंड रेज है जी, आपका। जी हाँ जल्दी फटाफट, समय नहीं है, फिर नेक्स्ट दिन पूछा जाएगा या कल पूछ लीजिएगा। शादी के देखिए समय हो गया है। कल ही पूछते हैं क्योंकि जी बाबू जी बाकी जी आप जा रही जी, इनकी आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ आशा दीदी आप अपना प्रश्न रख लीजिए, तो आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। ओ प्रणाम पिताजी। पिताजी तालु चक्र में शून्याकार एकरस अनुभूत होती है। ध्रुव चक्र में अंगूठे के प्रमाण जलती दीप शिखा सी भासती है।
आज्ञा चक्र में धूम्र शिखा जैसी और सहस्त्रार चक्र में चमकते पशु सी दिखती है। इसको हम कैसे समझे पिताजी? ये सावित्री कुंडलिनी तंत्र में उसी अध्याय में लिखा हुआ है। आध्यात्मिक प्रकाश का केवल ध्यान दीजिए बस। ब्रह्मवर्चस्व के ध्यान धारणा में कुंडलिनी जागरण में जो तरीका बताया गया है उसमें सब जगह व्हाइट प्रकाश को ध्यान किया गया, उसमें सरल पड़ेगा आपका। तो वो गुरु जी के बताए तरीके से करेंगे तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी शांति पाठ कर लेते हैं और आज का दिन सबके लिए शुभ हो, सभी साधना में रहें। आज गायत्री जयंती भी। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।